स्वागत है आपका विदय सिविल सर्विस क्लासेस में। आज की क्लास में हम, जैसा आपको दिख रहा होगा यहां, गवर्नर जनरल और वायसराय इनके एमसीक्यू देखेंगे। और इनके कौन से एमसीक्यू देखेंगे? जो टॉप एमसीक्यू जो डिफरेंट सिविल सर्विस के एग्जाम में आज तक पूछे गए हैं। हम बात करें यूपीएससी के एग्जाम की, यूपी पीएससी की, एमपी पीएससी की, बिहार पीएससी की, उत्तराखंड पीएससी की, या एसएससी सीजीएल की हम बात करें, हम सीडीएस की बात करें, एनडीए की बात करें, और कई सारे एग्जाम जहां मॉडर्न हिस्ट्री पूछी जाती है। और मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत अगर गवर्नर जनरल और वायसराय को पढ़ना रहता है तो उन एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हैं उनको हम यहां डील करेंगे। देखिए, ये क्वेश्चन जो है आपको बहुत सारी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन तो देंगे ही, साथ में आपको ये भी पता चलेगा कि एग्जाम में किस तरीके के, किस पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो आप इन सारे क्वेश्चन से प्रैक्टिस करके आप एक माइंड मैकअप कर सकते हैं कि इस टॉपिक को आपको किस अप्रोच के साथ पढ़ना है। और हो सकता है कि इन एमसीक्यू जो मैं आपको सॉल्व करा रहा हूं इससे आपको ढेर सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो हो सकता है कि इस वायसराय और गवर्नर जनरल का जो टॉपिक है वो आप इन एमसीक्यू के साथ ही कंप्लीट कर लें, क्योंकि यहां मैंने लगभग 88 एमसीक्यू रख रखे हैं। 88 एमसीक्यू रख रखे हैं, और 88 एमसीक्यू में मैं आपको बहुत जबरदस्त इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने वाला हूं। इंफॉर्मेशन केवल आंसर तक सीमित नहीं होगी, ठीक है, उसके बियॉन्ड भी जाकर मैं जहां जो जो चीज रिलेवेंट होगी वो आपको जानकारी दूंगा, ताकि आप उस क्वेश्चन के साथ और सारे फैक्ट भी तैयार कर सकें। हाँ, क्योंकि आपको पता है प्रीलिम्स के एग्जाम में एमसीक्यू का बहुत रोल होता है, और प्रीलिम्स में आप जितना ज्यादा अपने आप को एक्सपांड कर सकें, जितनी ज्यादा चीजों को पढ़ सकें, बहुत ऊपर ऊपर से, बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, उतना आपके लिए फायदेमंद होगा। इसलिए जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करा सकता हूं यहां, मैं पूरी कोशिश करूंगा। और उम्मीद है ये आपको हर एक एग्जाम के लिए मॉडर्न हिस्ट्री की कंटेक्स्ट में देखें, गवर्नर जनरल और जो वायसराय है वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। ठीक, और ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहले, और बाकी बातें हम क्वेश्चन सॉल्व करते करते यहां डिस्कस करेंगे। ठीक, स्टार्ट करते हैं हम हमारा आज का जो एमसीक्यू सीरीज में पहला लेक्चर है, गवर्नर जनरल और वायसराय हमें पढ़ना है। ठीक, तो एक छोटी सी चीज मैं आपको बता दूं, यहीं से शुरू करते हैं। क्वेश्चन तो हम कर ही लेंगे सॉल्व। एक चीज यहां देख लीजिए, यहां मैंने लिखा है, कहीं कहीं लिखा है आप गवर्नर, और स्लाइस लगा के वही लिखा है गवर्नर जनरल, और फिर स्लाइस लगा के लिखा है वायसराय। ये तीनों एक ही चीज है एक्चुअली। जब आप देखें, गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव जो था उसको गवर्नर बनाया गया था, बंगाल का पहला गवर्नर था कौन? रॉबर्ट क्लाइव। जब हम बात करें वॉरेन हेस्टिंग की, तो 1773 में वॉरेन हेस्टिंग को जो है गवर्नर जनरल बनाया गया। किसको? वॉरेन हेस्टिंग को। और हम बात करें 1857 के बाद की, 1858 में जो है लॉर्ड कैनिंग को जो है वायसराय बनाया गया। तो हम अगर बात करें, ये बंगाल का गवर्नर जनरल था। इसी के साथ हम बात करें 1833 में जो है हमें विलियम बेंटिंग दिखाई देते हैं, और विलियम बेंटिंग जो है भारत के गवर्नर जनरल होते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूं कि एक था व्यक्ति रॉबर्ट क्लाइव, जिसका नाम था, मैं क्लाइव लिख रहा हूं, क्लाइव, जो बंगाल का गवर्नर था। ठीक है, उसके बाद था वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग था जो बंगाल का ही गवर्नर जनरल था। बंगाल का गवर्नर जनरल होने का मतलब है कि बंगाल, मद्रास और बॉम्बे, तीन तरीके की प्रेसिडेंसी उस समय हुआ करती थी, ब्रिटिश प्रेसिडेंसी। तो बंगाल का गवर्नर जनरल था वो जो है तीनों प्रेसिडेंसी में सर्वोपरि था, सर्वोच्च था, है ना। तो बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया किसको? वॉरेन हेस्टिंग को। उसके हम बात करें विलियम बेंटिंग की, तो विलियम बेंटिंग को जो है संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। तो फिर इंडिया का गवर्नर जनरल किसे बनाया गया? विलियम बेंटिंग को। और हम बात करें लॉर्ड कैनिंग, कैनिंग की बात करें तो कैनिंग जो है इंडिया का फर्स्ट वायसराय, यहां मैंने लिखा है ना, वायसराय, पहला वायसराय कौन? लॉर्ड कैनिंग को बनाया गया।
1857 के बाद जब स्वतंत्रता संग्राम होता है, 1857 की क्रांति होती, उसके बाद एक बहुत बड़ा परिवर्तन आता है और उस परिवर्तन के कंटेक्स्ट में आप देखें तो जो भारत का गवर्नर जनरल होता है उसका नाम बदल के वायसरॉय कहा जाने लगता है उसको, और पहले वायसरॉय के रूप में लॉर्ड कैनिंग नियुक्त होते हैं। ठीक, तो ऐसी ये कहानी है। ये व्यक्ति एक ही थे, समय समय के साथ इनकी पावरों को बढ़ाया गया, इनकी पावरों को कम किया गया, इनकी पावरों को स्पेसिफाई किया गया, तो इनके नामों में परिवर्तन होता गया। ये व्यक्ति वही हुआ करते थे, और ये व्यक्ति नाम कौन दे रहा है? ये ब्रिटेन की गवर्नमेंट जो है ये नाम दे रही है, गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय। ठीक, तो ये कहानी है। मैं छोटी सी बस आपको कहानी बताना चाह रहा था। देखिए यहां हमारा मोटिव है मेन एमसीक्यू सॉल्व करना। ठीक, हम एमसीक्यू तो सॉल्व करेंगे, साथ में कुछ इंफॉर्मेशन भी लेते जाएंगे जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी है, और उन शब्दों को मैं जरूर बताऊंगा जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो कि भाई ये गवर्नर जनरल, गवर्नर और वायसराय एक ही व्यक्ति को क्यों कहा जा रहा है ना। तो इस बारे में मैंने चर्चा की, तो शायद आप यहां समझ पाए होंगे कुछ। एक मिनट। तो हम चालू करते हैं हमारे एमसीक्यू, और इस बारे में कई सारी इंफॉर्मेशन जो है और डिटेल में मैं आपको क्वेश्चन के साथ आपको प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है आज का, देखिए आप पढ़िए। अफगानिस्तान के प्रति एक जोश भरी अग्र फॉरवर्ड नीति का अनुसरण किसने किया? करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? तो आपको पता है कि जो गवर्नर जनरल होते थे उस समय एक प्रोसेस के थ्रू जो है, एक कई बार वो युद्ध के थ्रू या भय प्रलोभन के माध्यम से, है ना, या जैसे आपने डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट सुना होगा, उसके थ्रू जो है कई सारी रियासतों को, भारतीय जो देशी रियासतों को, उनको जो है ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने की कोशिश करते थे, है ना। तो जैसे अफगानिस्तान हुआ, असम हुआ, है ना, नेपाल हुआ, बर्मा हुआ, तो ऐसे कई सारे जो भारत के आसपास के जो राज्य थे, देशी रियासतें थी, उन पर ब्रिटिश अपना आधिपत्य जमाना चाहती थी। तो उसी के कंटेक्स्ट में पूछ रहा है अफगानिस्तान के प्रति जो है अग्र फॉरवर्ड नीति का अनुसरण किसने किया, मतलब जोशीली नीति का अनुसरण किसने किया। तो आप देखें इन दिए गए ऑप्शन में, आप देखें तो जो लॉर्ड लिंटन है, उन्होंने जो है अफगानिस्तान के प्रति एक जोश भरी नीति अपनाई। किसने? लॉर्ड लिंटन ने। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अब लॉर्ड लिंटन के बारे में कई सारी इंफॉर्मेशन है ना, जो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा लॉर्ड लिंटन के बारे में। फिलहाल आप इसका टाइम पीरियड याद रखिए, ये 1876 से लेके 1880 तक गवर्नर जनरल नहीं, इस टाइम पे तो भारत का वायसराय हुआ करता था लॉर्ड लिंटन, है ना। तो भारत का वायसराय था। वायसराय कब बना? 1858 का जो एक्ट आया था, भारत शासन अधिनियम, उसके द्वारा गवर्नर जनरल के पद को जो है वायसराय में कन्वर्ट किया गया। तो 1876 से 1880 तक जो है लॉर्ड लिंटन जो है वो भारत के वायसराय थे, और उन्हीं ने अफगानिस्तान के प्रति जोश भरी अग्र फॉरवर्ड नीति का अनुसरण किया। आंसर होगा इसका डी। ठीक, हम बात करें लॉर्ड मिंटो की, तो आपने सुना हो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म इन्हीं के समय आया, 1909 के आसपास थे। लॉर्ड डफरिन की बात करें तो कांग्रेस का गठन जो है डफरिन के समय हुआ था 1885 में। अगला क्वेश्चन देखें। उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप के साम्राज्य धाराशाही हो रहे थे, नीचे दिए गए गवर्नर जनरलों में से किस एक ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखी? तो ये बात हो रही है नेपोलियन बोनापार्ट, जो फ्रांस का एक सेनापति था, और कहते हैं कि उसने बहुत सारे ब्रिटिश साम्राज्यों पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। तो ये बात है 1798 के आसपास की, 1798 के आसपास की। ठीक है, 1798 के आसपास की बात है। तो इस समय जो है लॉर्ड बेलेजली है जो भारत में ब्रिटिश पताका को फहराए रखते हैं। ब्रिटिश पताका को कौन फहराए रखता है भारत में? लॉर्ड बेलेजली। 1758 में आपको पता है लॉर्ड बेलेजली ने एक सब्सिडरी अलायंस, सहायक संधि की शुरुआत की। सब्सिडरी अलायंस, सहायक संधि की शुरुआत की। और ये सहायक संधि की शुरुआत क्यों करते हैं? क्योंकि इनको डर था। किससे? एक तो नेपोलियन से डर था, और इनको लग रहा था कि नेपोलियन कहीं भारत में आके हमारे जो साम्राज्य है, हमारा जो ब्रिटिश साम्राज्य है, उसको छिन्न भिन्न ना कर दे। इसलिए ये भारतीय देशी राज्यों से
सहायक संधि कर रहा था और अपने ब्रिटिश साम्राज्य को मजबूत करने की कोशिश कर रहा था डर से। इसलिए सहायक संधि जो 1789 में हो रही है बेलेजेली द्वारा, ये ऐसा नहीं है कि एक फैक्ट है, इसके पीछे रीजन है। क्यों? नेपोलियन बोनापार्ट जो था, मैं आपको बताऊं 1799 से 1804 तक जो नेपोलियन बोनापार्ट है वो एक प्रमुख सेनापति के रूप में नियुक्त होता है फ्रांस का, और इन 5 सालों के अंदर ये बहुत बड़ी मात्रा में ब्रिटिश साम्राज्यों को तहस नहस कर देता है। इसलिए सहायक संधि की शुरुआत लॉर्ड बेलेजेली द्वारा भारत में की जाती है। ठीक, तो आंसर होगा इसका लॉर्ड बेलेजेली। ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, आप इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ। तो ब्रिटिश भारतीय राज्य का अंतिम विस्तार कब हुआ? तो किस किस किसके समय हुआ था? मतलब डफरिन के समय, डलहौजी के समय, लिंटन के समय और या कर्जन के समय। तो पहले हम इनका टाइम पीरियड देखते हैं, है ना। ये जो गवर्नर जनरल या वायसरॉय जो नाम लिखे हुए हैं, इनका हम टाइम पीरियड देखते हैं। तो अगर हम डफरिन की बात करते हैं, लगभग ये 1885 के आसपास थे। डलहौजी की बात करें तो लगभग 1848 से 56 तक ये रहते हैं। लिंटन की बात करें, लिंटन जो है 1876 से 80 तक रहते हैं। और कर्जन की बात करें तो कर्जन जो है 1899 से लगभग 1905 तक रहते हैं। ठीक, तो ये पूछ रहा है ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम विस्तार कब हुआ। तो हम जब अंतिम विस्तार की बात करते हैं तो अंतिम रूप से इन्होंने वर्मा को कैप्चर किया था। किसको? वर्मा को। तो तृतीय आंग्ल वर्मा युद्ध होता है, उसमें ये वर्मा मतलब आज का म्यांमार, उसको कैप्चर करते हैं। और कब करते हैं? 1885 के आसपास। डफरिन के समय यह घटना घटती है। डफरिन के समय जो है ब्रिटिश साम्राज्य का अंतिम विस्तार होता है, और अंतिम विस्तार के रूप में म्यांमार या उस समय का जो वर्मा है उसको ब्रिटिश भारत में शामिल किया जाता है। एक और इंफॉर्मेशन मैं आपको दे दूं कि 1935 में जो है इसको, जो वर्मा को है, वो भारत से अलग किया जाता है। भारत से मतलब उस समय के भारत से अलग। कौन? बर्मा। बर्मा जो है भारत से अलग कर दिया गया 1935 में। भारत कौन सा? उस समय का ब्रिटिश भारत से अलग किया गया। और मैं आपको बता दूं 1948 में जो है बर्मा को जो है आजादी मिल गई, इंडिपेंडेंट मिल गई। तो बर्मा जो है म्यांमार एक स्वतंत्र देश के रूप में स्थापित हो जाता है। तो ये सारी घटना कब हो रही है? ये हो रही है 1885 के आसपास, जब ब्रिटिश अपना अंतिम विस्तार कर रहे हैं। किसके समय? डफरिन के समय। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर देखें तो इसका ए आंसर होगा। ठीक है, ये सारी जानकारी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, आपसे सही है पूछ रहा है या सही नहीं है पूछ रहा है। तो कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, नहीं है, गलत ढूंढना है हमें। पिट्स इंडिया एक्ट, तो आपको पता है पिट्स इंडिया एक्ट जो है वो आता है 1784 में। और क्यों आता है? रेगुलेटिंग एक्ट की जो कमियां हैं उनको दूर करने के लिए पिट्स इंडिया एक्ट लाया जाता है। और जब पिट्स इंडिया एक्ट आता है तो बंगाल का गवर्नर जनरल जो है रॉबर्ट क्लाइव जो था, बंगाल का गवर्नर था, और उसके बाद वॉरेन हेस्टिंग को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया जाता है 1773 में। ठीक, तो इन्हीं के समय पर पिट्स इंडिया एक्ट आता है। ये बिल्कुल सही इंफॉर्मेशन है। दूसरा है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, हड़प नीति जिसको कहते हैं। तो 1848 में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, हड़प नीति आती है, डलहौजी द्वारा लाई जाती है, जिसमें कहा जाता है कि अगर किसी भारतीय राजा का अगर कोई पुत्र नहीं होता, दत्तक पुत्र लेकर वो शासन नहीं कर सकते जब तक उसको ब्रिटिश अधिकारी द्वारा अनुमति नहीं दे दी जाती। मतलब कुल मिलाकर ये योजना थी इनकी कि ऐसे राजा जिनके पुत्र नहीं है उनसे साम्राज्य को छीन के ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाए। उसी को तो बोलते थे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, यानी हड़प की नीति। हड़प रहे थे, जिनके बच्चे नहीं थे जिन राजाओं के, उनसे राजपाट को हड़प लिया जा रहा था। तो ये 1848 में लेके आए। कौन लेके आया? डलहौजी लेके आया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, तो वर्नाकुलर जो प्रेस एक्ट आया था ये हमारा आया था 1878 में। और क्यों आया था? ये 1878 में आया था, और ये कर्जन के समय नहीं आया। कर्जन के समय नहीं आया, ये आया था लिंटन के समय। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था लिंटन के बारे में, आपको और जानकारी दे दूं। लिंटन जो वायसराय था वो 1876 से लेके 1880 तक भारत का वायसराय था।
इन्होंने क्या किया, 1876 के आसपास आप देखें तो देश के अंदर भारी अकाल पड़ रहा था, स्पेशली बंगाल के आसपास के क्षेत्र में। ये 2 साल बाद क्या करते हैं, ये दिल्ली दरबार लगाते हैं। कब? 1878 में ये दिल्ली दरबार लगाते हैं। और 1878 में 77-78 में दिल्ली दरबार लगता है ना, 77-78 में दिल्ली दरबार लगता है। और ये जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, वर्नाकुलर मतलब होता है लोकल लैंग्वेज। तो जब दिल्ली दरबार लगा रहे हैं, देश के अंदर अकाल पड़ रहा है और ये जो लिंटन है दिल्ली दरबार लगा रहे हैं, तो जो लोकल समाचार पत्र हैं इन्होंने इसको बहुत क्रिटिसाइज किया और इनकी बहुत आलोचना की कि एक तरफ जो भारत है वो मर रहा है, लोग भूखे मर रहे हैं, और आप यहां एक विशाल दिल्ली दरबार जैसे समारोह का आयोजन कर रहे हैं और जिसमें लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं। तो इनकी खूब आलोचना करते हैं, किनकी? लिंटन की और ब्रिटिश अधिकारियों की। तो ऐसे में लिंटन बौखला जाते हैं और बौखला के जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लेके आते हैं और वो कहते हैं कि आज से सभी लोकल भाषा के जो स्थानीय पेपर हैं उन पर मैं प्रतिबंध लगाता हूं, उन पर मैं प्रतिबंध लगाता हूं। इसलिए 1878 में जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लेके आ जाता है, किसके द्वारा? लिंटन के द्वारा। तो ये ऑप्शन हो गया गलत और हमें चुनना क्या था? गलत ऑप्शन। इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद देख लीजिए इल्बर्ट बिल, इल्बर्ट बिल रिपन के द्वारा लाया गया था। इल्बर्ट बिल में क्या होता है? इल्बर्ट बिल जो है वो ऐसा बिल था जहां भारतीय न्यायाधीश जो है, जो जज होते हैं आज के, वो ब्रिटिश अधिकारियों की सुनवाई कर सकते थे। इस बिल में ऐसा प्रावधान था। तो रिपन लेकर आए थे इस बिल को, लेकिन इसका विरोध हुआ। ब्रिटिश अधिकारियों ने कहा कि हम जो है भारतीय जज के सामने वो हमारा डिसीजन नहीं कर सकता, हम उसके सामने नहीं झुकेंगे। तो इस पर विवाद होता है और जो रिपन है वो फाइनली जो है इस्तीफा दे देते हैं। ठीक, तो इल्बर्ट बिल विवाद के कारण रिपन इस्तीफा देते हैं, लेकिन इल्बर्ट बिल जो है रिपन से ही संबंधित है। तो ये सही सुमिलित है ना। तो ये सारी जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए मैं आपको बता रहा हूं कि मैं आपको क्वेश्चन के साथ से और सारी इंफॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहा हूं और शायद ये इंफॉर्मेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है, तो ऐसे ही जहां जहां जिस क्वेश्चन में गुंजाइश होगी वहां हम सारी इंफॉर्मेशन को डिस्कस करेंगे। अब अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित अच्छा नहीं, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान निम्नलिखित बायसराओं पर विचार कीजिए। बायसराओं पर विचार कीजिए। ठीक है, तो यहां इनको हमें क्रम से सेट करना है कि कौन पहले आया और कौन बाद में आया। ठीक, तो लॉर्ड कर्जन की बात करें तो लॉर्ड कर्जन जो था वो 1899 में आते हैं और 1905 तक भारत में रहता है। ठीक, अगर हॉर्डिंग की बात करें, हम चेम्सफोर्ड की बात करें तो आपने चेम्सफोर्ड का नाम तो सुना होगा। मार्ले मिंटो सुधार, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म मतलब चेम्सफोर्ड जो है लगभग 1919 के आसपास भारत में थे। लॉर्ड इरविन की बात करें 1931-32 में भारत में होते हैं, जहां हम गांधी इरविन पैक्ट को देखते हैं। ठीक, और लॉर्ड अगर हॉर्डिंग की बात करें तो लॉर्ड हॉर्डिंग जो है, आपको पता है लॉर्ड हॉर्डिंग पे बम फेंका गया था द्वितीय दरबार के आसपास, तो 1911 के आसपास ये भारत में थे। तो इस प्रकार देखें कि सबसे पहले कौन आया था भारत के अंदर इन सब दिए गए विकल्पों में, तो ए सबसे पहले थे। दूसरे नंबर पे लॉर्ड हॉर्डिंग आए, तीसरे नंबर पे 1919 में चेम्सफोर्ड आ रहे हैं और लॉर्ड इरविन सबसे अंत में आ रहे हैं। तो 1 3 2 4 ये इसका सही उत्तर होगा। देखते हैं कहां है 1 3 2 4, हमें मिल गया पहला ही ऑप्शन, इसलिए आंसर होगा इसका ए। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, देखते हैं। यहां 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं और पूछ रहा है हमसे इसमें से कौन सा सही है। ठीक, इन क्वेश्चन में मैं कुछ क्वेश्चन में अभी देखिए शुरुआती क्लासेस है एमसीक्यू की, तो मैं आपको थोड़ी सी टेक्निक भी बताऊंगा कि अगर आपको कोई ऑप्शन आता है और कोई ऑप्शन नहीं आता, डेफिनेटली आता है और डेफिनेटली नहीं आता, तो उससे कम से कम आप 50% आंसर तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, देखिए पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। वॉरेन हेस्टिंग प्रथम गवर्नर जनरल थे जिन्होंने भारत में ब्रिटिश ढांचे पर आधारित एक नियमित पुलिस बल स्थापित किया, पुलिस बल स्थापित किया। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में के दौरान कलकत्ता में उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया गया, बिल्कुल। और भारतीय दंड संहिता 1860 में लागू हुई, बिल्कुल ठीक है। तो ये स्टेटमेंट तो आपको पता है कि भाई ये तो ठीक ही है ना। तो अगर ये ठीक है तीसरा, तो 3 तो सभी में है, मतलब ये कम से कम इसका आंसर नहीं होगा। अब इनमें से कोई आंसर होगा। मान लीजिए एक और स्टेटमेंट आपको पता चल जाता है कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा कलकत्ता में 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाती है और इस सुप्रीम कोर्ट में जो है इम्पे मुख्य न्यायाधीश होते हैं। कौन? उच्च न्यायालय में इम्पे
जो है चीफ जस्टिस होते हैं, चीफ जस्टिस होते हैं इन पे, और इनके साथ 3 और न्यायाधीश होते हैं, इन पे के साथ 3 अन्य जज होते हैं जिनको HCL के नाम से आप याद रखते हैं। HCL मतलब HCL है ना। तो यहां HCL से मैं आपको नाम बता रहा हूं है ना, कौन कौन से नाम है ये आप याद रखिए, एक बार किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है ना। तो तीनों जजों के नाम आपको याद रखने हैं। मुझे नाम मिल नहीं रहे, बट मुझे जो मेरी मेमोरी है मैं उसको बताता हूं। इनको हाइट के नाम से जाना जाता था, हाइट। ये चैम्बर्स हैं, और हाइट चैम्बर्स, और एक और नाम है एल से है ना, अभी मैं रिमेंबर नहीं कर पा रहा हूं, मैं आपको कमेंट सेक्शन में पुट कर दूंगा उनका नाम, ठीक है। तो एक एल से है, तो मतलब एक थे चीफ जस्टिस और 3 न्यायाधीश थे। कब थे? सुप्रीम कोर्ट में, कलकत्ता में, जो 1774 में स्थापित हुआ था। तो ये वाला स्टेटमेंट भी ठीक है, ठीक है ना। तो 2 स्टेटमेंट ठीक है। तो अब आप देखिए दूसरा स्टेटमेंट भी ठीक है, तो ये वाला भी गलत हो जाता है, 1 और 3 जहां कह रहा है, क्योंकि दूसरा सही है। तो आपको 2 और 3 तो सही हो गए, अब चुनना है, अभी भी आंसर पर नहीं पहुंच पाएंगे आप। वॉरेन हेस्टिंग प्रथम गवर्नर जनरल थे। देखिए वॉरेन हेस्टिंग प्रथम गवर्नर जनरल थे जिन्होंने पुलिस बल स्थापित किया? नहीं, पुलिस बल जो है स्थापित करने वाले गवर्नर जनरल की हम बात करें तो वो हमें लॉर्ड कॉर्नवालिस के रूप में दिखाई देते हैं। कॉर्नवालिस का अगर टाइम पीरियड की बात करें तो 1886 से लेके 93 तक ये भारत के वायसराय थे, ठीक। तो ये पहला स्टेटमेंट हो जाता है हमारा गलत, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा 2 और 3। अगर मान लीजिए, इन सबको मैं क्लियर कर रहा हूं, अगर मान लीजिए आपको सिर्फ इतनी जानकारी थी कि भाई पहली बार नियमित पुलिस बल की स्थापना वॉरेन हेस्टिंग ने नहीं की थी, कॉर्नवालिस ने की थी, सिर्फ आपको इतना पता था, अगर ये जानकारी थी, तो जैसे ही आप पहला स्टेटमेंट गलत करते तो पहला इसमें है ये भी गलत हो जाता, इसमें है ये भी गलत हो जाता, इसमें ये गलत हो जाता, तो अपने आप आपका आंसर जो है बी निकल जाता, ये स्टेटमेंट पढ़ने की जरूरत भी नहीं थी। तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ज्यादा इजी होते हैं कई बार, अगर आपको 1-2 स्टेटमेंट भी पता है तो आप बहुत बेहतर तरीके से उस आंसर तक पहुंच जाते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, चार्टर एक्ट 1853 में के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय एकीकरण को समाप्त कर दिया गया। तो चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, ऐसा ये कह रहे हैं, ठीक है। दूसरा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के अंतर्गत ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्णतः समाप्त कर सीधा शासन करने का उत्तरदायित्व ग्रहण कर लिया, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापारिक अधिकार है वो तो 1813 में ही खत्म कर दिए गए थे। कब? 1813 में खत्म कर दिए गए थे, बट चाय और चीन पर उनका एक अधिकार स्थापित था, ठीक, लेकिन 1813 में खत्म कर दिए गए थे। तो 1853 में ऐसा नहीं हुआ, इसलिए ये गलत हो गया। अगर पहला गलत है तो ये भी गलत है और ये भी गलत है। अब या तो दूसरा देखते हैं, तो दूसरा जो है 1858 के बाद ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया। तो 1858 में के एक्ट में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरीके से समाप्त कर दी जाती है, इस बात को याद रखिएगा, ये बिल्कुल सही जानकारी है और मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आपके लिए। तो स्टेटमेंट 2 इसका सही होगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखो, सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? देखिए यहां सिपाही विद्रोह जो क्वेश्चन था उसको एज इट इज कॉपी कर दिया गया, बट इसको 1857 की क्रांति के नाम से हम जानते हैं। पहले कोई क्वेश्चन पूछा गया था किसी एग्जाम में तो वहां इसको सिपाही विद्रोह लिखा था, ठीक है, पर कई इतिहासकार इस बात से सहमत नहीं है। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 की क्रांति के समय आप बात देखें तो मैंने आपको बताया था कि 1856 से लेके 63 के आसपास तक जो है वो लॉर्ड कैनिंग भारत के गवर्नर जनरल थे। तो 1857 में कौन होगा? लॉर्ड कैनिंग होगा, और ये लॉर्ड कैनिंग ही भारत का फर्स्ट वायसराय बनता है,
वायसराय। फर्स्ट वायसराय कौन है? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग के बारे में एक और जानकारी, अंतिम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? अंतिम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? ये भी लॉर्ड कैनिंग है। पहला वायसराय कौन है? ये भी लॉर्ड कैनिंग है। ठीक है। अच्छा, पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ये मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में। पहला गवर्नर जनरल कौन है? याद कीजिए, दिमाग पे जोर डालिए, विलियम बेंटिंग। विलियम बेंटिंग पहले भारत के गवर्नर जनरल है। ठीक, तो ये सब इंफॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश द्वारा कुशासन का बहाना देकर निम्नलिखित प्रांतों में से किस एक का शासन हटा दिया गया था? ठीक है, देखते हैं। तो देखिए, कुशासन का बहाना देके ब्रिटिश सरकार 1848 में एक नीति लेकर आती है जिसको कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, और इसको डलहौजी लेके आते हैं, हड़प की नीति कहते हैं। हड़प की नीति में मैंने आपको थोड़ा सा बताया था कि हड़प की नीति का मतलब था कि अगर भारतीय रियासत का जो राजा था, अगर उसकी कोई संतान नहीं होती थी, पैतृक संतान नहीं होती थी, जो उसकी ब्लड रिलेशन से उत्पन्न हुई संतान नहीं होती थी, तो उस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता था। या अगर वो दत्तक पुत्र लेते भी थे तो उसकी अनुमति ब्रिटिश शासन से लेनी पड़ती थी, और उसको जब वेरीफाई करते थे तभी वो जो दत्तक पुत्र है उस पर शासन करने के योग्य होता था। बट ये लोग परमिशन देते नहीं थे, और इस आधार पे जो है उस राज्य को अपने अंदर मिला लेते थे। लेकिन यहां देखिए, झांसी, नागपुर और सतारा, इनके तो पुत्र थे नहीं, तो भाई इनको तो मिला लिया गया। लेकिन हम बात करें अवध की, तो अवध के तो राजा के कई संतानें थी, है ना, तो इनको तुम इस आधार पर नहीं मिला सकते थे। तो इनको जो है कुशासन का बहाना देके तो इनसे कहा कि तुम अपने राज्य में ऐसे ये नियम मानो। तो इनने कहा कि हम नहीं मानेंगे, हम अवध जो है, हम स्वतंत्र राज्य है, एक स्वतंत्र रियासत है, वो ब्रिटिश सरकार के नियमों को क्यों मानेगी? तो इसीलिए कुशासन का बहाना देके अवध को जो है इन्होंने ब्रिटिश शासन में मिला लिया। तो कुशासन का बहाना देके किसको मिलाया था? अवध को। याद रखिएगा ये जानकारी। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। रॉबर्ट क्लाइव, देखिए, रॉबर्ट क्लाइव जो थे बंगाल के प्रथम गवर्नर थे, गवर्नर जनरल नहीं थे। प्रथम गवर्नर जनरल की बात करें तो गवर्नर जनरल जो थे प्रथम, वो वॉरेन हेस्टिंग थे, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। विलियम बेंटिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। विलियम बेंटिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। अब भी मैंने आपको पीछे की स्लाइड में बताया था, तो आंसर इसका हो जाएगा ओनली 2, है ना, आंसर है इसका बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत की प्रतिबद्ध सिविल सेवा का सृजन किया, जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के नाम से जानी गई? तो मतलब कह रहा है कि कौन सा गवर्नर जनरल था जिसने भारत में सिविल सेवा का आविष्कार किया, ऐसा कह सकते हैं। तो सिविल सेवा के जनक के रूप में जाने जाते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस, तो सिविल सेवा के जनक कौन है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। पहली इंफॉर्मेशन आप याद रखिए। दूसरा, इनके बारे में याद रखिए, थोड़ा मैं सिविल सर्विस के बारे में आपको जानकारी दे ही देता हूं कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जो है सिविल सर्विस की शुरुआत की। सिविल सेवा का जनक, इनके बारे में मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख देता हूं यहां पे। दूसरा, सिविल सर्विस की आयु जो थी कि अधिकतम आयु इनके समय थी 23 वर्ष, 23 वर्ष, है ना। इसी से एक मिलती जुलती इंफॉर्मेशन है, इसलिए मैं यहां शेयर कर रहा हूं उसको, कि इस 23 साल को 19 वर्ष कर देते हैं न्यूनतम आयु को। कौन कर देते हैं? वही लिंटन, जो सबसे ज्यादा बदनाम वायसराय में से एक था, लॉर्ड लिंटन। ये सिविल सर्विस की आयु अधिकतम 19 वर्ष कर देता है। मतलब आप सोचिए, 19 साल से कम बच्चे ही सिविल सर्विस परीक्षा में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सिविल सर्विस के बारे में मैं आपको एक और इंफॉर्मेशन बताऊं तो 1853 में जो है सिविल सर्विस का ओपन कंपटीशन होने लगा। ये एक ओपन प्रतियोगिता के तौर पे बन गई सिविल सर्विस। इसके 10 साल की बात करें, 1863 में जो है सत्येंद्रनाथ टैगोर,
सत्येंद्र नाथ टैगोर जो है सिविल सेवा में पास होने वाले, शामिल नहीं, पास होने वाले फर्स्ट इंडियन थे, पहले भारतीय सिविल सर्विस परीक्षा में पास होने वाले कौन थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर। और ये कब हुआ था? जब सिविल सर्विस परीक्षा की ओपन प्रतियोगिता की शुरुआत हुई 1853 के चार्टर एक्ट के माध्यम से। तब 1863 में, उसके 10 साल बाद सत्येंद्र नाथ टैगोर जो है पहले भारतीय थे सिविल सर्विस परीक्षा में पास होने वाले। एक और अगर मैं जानकारी दूं आपको तो 1869 में जो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने सिविल सर्विस परीक्षा में ये सफल भी हो गए थे और असम के कलेक्टर ये लगे हुए थे, तो इन्होंने इस्तीफा दिया। इन्होंने क्या किया? 1869 में इन्होंने इस्तीफा दिया, ठीक है, इस्तीफा दिया। और जब लिंटन ने 19 साल सिविल सर्विस की आयु की थी, तब ये पहले व्यक्ति थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी, इन्होंने इस बात का विरोध किया था और इनका एक संगठन था, उस संगठन के माध्यम से इन्होंने इस बात का विरोध किया था। तो ये सारी इंफॉर्मेशन सिविल सर्विस की परीक्षा के कंटेक्स्ट में इंपॉर्टेंट हो जाती है, आप याद रखिएगा, यहां से कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1935 में अंतर्विष्ट अनुदेश प्रपत्र इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन को वर्ष 1950 में भारत के संविधान में किस रूप में समाविष्ट किया गया? किस रूप में समाविष्ट किया? इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन मतलब क्या होता है? निर्देश। आप अगर इस शब्द का हिंदी अर्थ भी जानते हैं ना, इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है, तो आप बहुत आसानी से आंसर कर लेंगे। इंस्ट्रक्शन मूल अधिकार, इंस्ट्रक्शन जैसी कोई चीज नहीं है ना। राज्य की कार्यपालिक शक्ति का विस्तार, ये भी इंस्ट्रक्शन से संबंधित नहीं है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य किस प्रकार चलेगा, इसका निर्देशन कौन करेगा? इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिखे गए हैं। संविधान इस बात को बताने की कोशिश करता है, जैसा 1935 का एक्ट बताने की कोशिश करता था कि राज्य किस प्रकार गवर्न करेंगे, वैसे ही हमारा संविधान राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से बताने की कोशिश करता है कि राज्य किस प्रकार गवर्न करेंगे। और ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को हमने भारत सरकार अधिनियम 1935 के इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन से लिया है। ठीक, ये सारी इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी है। अगला क्वेश्चन देखिए, रॉलेट एक्ट का लक्ष्य क्या था? रॉलेट एक्ट 19 मार्च 1919 को जो है रॉलेट एक्ट पारित होता है। कब होता है? 19 मार्च 1990 को रॉलेट एक्ट पास होता है और इसे काला कानून की संज्ञा की जाती है। इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो रॉलेट एक्ट है वो बिना किसी मुकदमा चलाए किसी को भी बंदी बना सकता था और उसकी जो सुनवाई है उसको बाधित करता था, रोकता था। इसलिए इसे काला कानून, बिना वकील बिना दलील का कानून कहा जाता था। इसे बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील, है ना, इसका एक नाम था, बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून कहा जाता था। और इसी के विरोध में, रॉलेट एक्ट के विरोध में, आपको पता है जलियांवाला बाग में एक विद्रोह या सभा हो रही थी जो इस रॉलेट एक्ट का विरोध कर रही थी। तो जनरल ओ डायर ने आदेश दिया और उन निहत्थे लोगों पर धनाधन गोलियों की बरसात हुई। उसी को हम जलियांवाला बाग के नाम से जानते हैं। फिर सरकार इससे परेशान हो गई, इस एक्ट से लेके आई थी जो, इसका काफी विरोध हुआ पूरे भारत में और अल्टीमेटली सरकार को यह कानून जो है काला कानून वापस लेना पड़ा। 1922 में इस कानून को वापस ले लिया गया था। ठीक है, तो रॉलेट एक्ट का लक्ष्य क्या था? बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयत बाड़ी बंदोबस्त के प्रारंभ के लिए जाने के संबंध में थे? अच्छा, रैयत बाड़ी से संबंधित कौन से व्यक्ति थे? सीधी बात है, रैयत बाड़ी बंदोबस्त से संबंधित कौन थे इनमें से? तो देखिए ऑप्शन है कॉर्नवालिस, अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मनरो। तो जो लॉर्ड कॉर्नवालिस है, ये जो है ये स्थायी बंदोबस्त से संबंधित थे, स्थायी बंदोबस्त से संबंधित थे। तो स्थायी बंदोबस्त से संबंधित थे मतलब रैयत बाड़ी से नहीं थे, तो पहला गलत है। तो पहला गलत है, तो आंसर तो हमारे पास आ गया। तो
तो अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो जो है, इन दोनों का नाम बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसको आप याद रखिए, ये रैयत बाड़ी से संबंधित है। एक और सर क्रिक का नाम आता है, इसको भी याद रखिए, सर क्रिक, जो महल बाड़ी व्यवस्था से संबंधित थे। किससे? महलवाड़ी व्यवस्था से संबंधित थे। ठीक है, अब ये रैयत बाड़ी व्यवस्था क्या होती है, महलवाड़ी क्या होती है, स्थायी बंदोबस्त क्या होता है, इसको हम आगे की किसी क्वेश्चन में जब आएगा तो डिस्कस करेंगे। लॉर्ड कॉर्नवालिस को खालिस्तान के लिए जाना जाता था, मतलब किसके लिए जाना जाता था? तो अभी मैंने बताया, अब भी जस्ट बताया पिछली स्लाइड में आपको कि बंगाल में स्थायी राजस्व व्यवस्था, मतलब स्थायी बंदोबस्त के लिए लॉर्ड कॉर्नवालिस को जाना जाता है। और ये स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत उन्होंने कहा कि बंगाल में की थी शुरुआत में, इसको याद रखिए, बाद में ये मुंबई और मद्रास तक भी फैली थी। ठीक, तो बंगाल में इसकी शुरुआत होती है, कॉर्नवालिस को स्थायी बंदोबस्त के लिए या स्थायी राजस्व व्यवस्था के लिए जाना जाता है। ठीक है, आंसर होगा इसका ए। अच्छा, थोड़ी सी जानकारी मैं आपको और दे देता हूं, स्थायी बंदोबस्त में क्या होता था। स्थायी बंदोबस्त, आपको नाम से ही लग रहा है स्थायी मतलब स्टेबल है, तो इसमें क्या करा कॉर्नवालिस ने कि जमींदार जो है सरकार को फिक्स लगान देंगे, इस बात से कोई मतलब नहीं कि आपकी फसल कितना पैदा हो रही है। तो जो जमींदार है वो 90% जो राजस्व है वो किसको दे देता था? ब्रिटिश सरकार को, और 10% राजस्व जो है वो स्वयं के पास रखता था, खुद के पास रखता था जमींदार 10% राजस्व। तो इस 10% से इसकी कमाई होती थी, 90% सरकार को दे देता था। अब इसमें क्या हो रहा था कि कॉर्नवालिस को पता था कि मान लीजिए ये बंगाल है, और बंगाल का मान लीजिए बंगाल है, और बंगाल का ये गांव है या ये क्षेत्र है, तो इस क्षेत्र से मुझे 100 रुपए मिलने हैं, इसको पता था। अब ये जमींदार से बोलेगा कि भाई यहां से मुझे 100 रुपए मिलने हैं, 100 रुपए तुम मुझे लाके दो, तो ये जमींदार इसको 100 रुपए लाके दे देता था, और फिर जो है उससे बोलता था कि 10 रुपए तुम इसमें अपना कमीशन रख लो, तो 90 रुपए उसको ब्रिटिश सरकार को मिलते थे, 10 रुपए जमींदार अपने पास रख लेता था। इसमें ब्रिटिश सरकार को फायदा यह हो रहा था कि उसको स्थानीय लेवल पे जाके कर नहीं, राजस्व नहीं वसूलना पड़ रहा था। और दूसरा यह था कि जमींदार से फिक्स करके रखा था, जमींदार को जमींदारी दे दी गई थी कि भाई तुम ये 20 गांव की जमींदारी ले लो और तुम मुझे इतना अमाउंट दे देना, 1 लाख रुपए दे देना मान लीजिए, है ना। तो उनको फिक्स था कि हमारा तो इतना राजस्व आएगा ही। अब हुआ क्या, मान लीजिए किसी जमींदार, एक्स जमींदार ने 20 गांव की जमींदारी ले ली और उन्होंने वादा किया कि सरकार से कि हम आपको 1 लाख रुपए देंगे। ठीक है, अब कॉर्नवालिस ने तो कहा भाई तुमने तो वादा किया था 1 लाख रुपए देने का। अब मान लीजिए कोई अकाल जैसी स्थिति आ गई, पानी नहीं गिरा या बाढ़ आ गई, तो उस साल फसल पैदा नहीं हुई, लेकिन भाई जमींदार को तो 1 लाख रुपए देना सरकार को, नहीं तो जमींदार को जेल भेज देंगे सरकार। तो जमींदार क्या करता था, किसानों पे अत्याचार करता था और उनसे जबरन पैसे वसूलता था। तो इससे क्या था, इससे ना किसानों की स्थिति बहुत ही ज्यादा दयनीय हो गई थी, बहुत विकट दयनीय स्थिति हो गई थी, और ये बहुत बेकार कानून था। कॉर्नवालिस ने इसलिए लाया क्योंकि वो चाहता था कि मैं सरकार की जो है इनकम उसको फिक्स कर पाऊं। ठीक, इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन हम डिस्कस नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये एमसीक्यू की क्लास है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत किसके वायसराय काल में स्वतंत्र हुआ? तो भारत जब स्वतंत्र हुआ तब कौन वायसराय था, ये पूछ रहा है। तो भारत जब स्वतंत्र हो रहा था तो उस समय जो था लॉर्ड माउंटबेटन जो है भारत के वायसराय थे या गवर्नर जनरल थे। उस समय ये भारत के गवर्नर जनरल भी कहलाने लगे थे, है ना, लॉर्ड माउंटबेटन। और इसी समय बात करें, पाकिस्तान का गवर्नर जनरल था जिन्ना। ठीक है, माउंटबेटन थे भारत के। और आपसे अगर पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? श्री राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। नहीं, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे, दोनों में अंतर कीजिएगा। स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल माउंटबेटन, पहला भारतीय गवर्नर जनरल श्री राजगोपालाचारी, दोनों में फर्क कीजिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत वायसराय कौन था, ऐसे सवाल बहुत आते हैं, है ना। इस समय वायसराय कौन था, इस समय वायसराय कौन था। तो जब भी आप वायसराय पढ़ें आपको एक पैटर्न समझ में आ रहा होगा, तो उनके क्रोनोलॉजी, टाइम पीरियड को बहुत अच्छे से दिमाग से सेट करना है ना, ताकि आप आसानी से पिक कर लें कि जैसे भारत छोड़ो आंदोलन की बात कर रहा है, तो आपको पता है भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ। तो 1942 में इन सब विकल्पों में से कौन वायसराय था?
इरविन तो थे नहीं, गांधी इरविन पैक्ट 1931 में होता है। लॉर्ड माउंटबेटन तो आजादी के समय थे। बेबिल प्लान 1944-45 में आता है। लो साहब, मिल गया आंसर। क्या? लॉर्ड लिलिथगो जो है 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय गवर्नर जनरल हुआ करते थे या वायसराय थे। ठीक है। किस चार्टर एक्ट में चीन के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार का एकाधिकार समाप्त कर दिया? किस एक्ट के साथ? तो मैं आपको बताऊं, 1813 में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त किया गया था। कब? 1813 में एकाधिकार समाप्त था। एकाधिकार समाप्त था 1813 में। 1833 में संपूर्ण एकाधिकार समाप्त। संपूर्ण एकाधिकार समाप्त, इसका मतलब क्या है? 1853 में आप देखें तो एकाधिकार समाप्त तो किया गया था, पर चाय और चीन से जो है व्यापार अभी केवल और केवल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कर सकती थी। तो एकाधिकार समाप्त किया, पर इन दो चीजों पे एकाधिकार रहने दिया गया। लेकिन 1833 के एक्ट में जो है संपूर्ण एकाधिकार समाप्त कर दिया गया कंपनी का। हमसे क्या पूछा है? व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया कंपनी का पूरी तरीके से। तो ये जो किया गया था वो 1833 में किया गया था, 1833। आंसर होगा इसका सी। अगला देखते हैं, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 क्या था? तो इसके बारे में आपको थोड़ी जानकारी दे दूं। जो पिट्स इंडिया एक्ट था 1884, ये जो है रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए लाया गया था। रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए लाया गया था। तो ये एक प्रकार का नियामक अधिनियम था। इसमें एक आपको मैं बताऊं, पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत आप देखें तो एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया था। क्या? बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया था ये, और ये 6 सदस्यीय बोर्ड ऑफ कंट्रोल था। ये जो कंपनी थी ब्रिटिश इंडिया कंपनी, उसके जो डायरेक्टर जो डिसीजन लेते थे उनको ये देखता था, कंट्रोल करता था कि ये गलत डिसीजन तो नहीं ले रहे हैं, है ना। इसलिए ये एक्ट बनाया गया था। इसलिए इसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया जो कंपनी की गतिविधियों को कंट्रोल करता था। तो एक तरीके का ये नियामक अधिनियम था, ये रेगुलेटरी एक्ट था, नियामक अधिनियम था। ठीक, 19 का सी हो जाएगा। अगला देखिए, लॉर्ड कर्जन के वायसराय होने के दौरान निम्न में से कौन सी घटना नहीं घटी? देखिए कौन सी घटना नहीं घटी पूछ रहा है। जब कर्जन वायसराय थे तब क्या नहीं घटा? तो लॉर्ड कर्जन का पहले आपको टाइम पीरियड पता होना चाहिए। 1999 से 1905 तक जो लॉर्ड कर्जन है भारत के वायसराय होते हैं। कांग्रेस का गठन तो भाई साहब 1885 में ही हो गया। तो कर्जन तो बाद में आए, तो भाई यही तो घटना नहीं घटी। यही तो पूछ रहा है कौन सी घटना नहीं गई, यही नहीं घटी। बाकी तो सब हुआ। 1905 में बंगाल का विभाजन इन्हीं के समय हुआ। पुरातात्विक विभाग, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना यही होती है। द्वितीय दिल्ली दरबार वो भी इनके राज्य में ही होता है। ठीक, तो तीनों चीजें ही इनके कार्यकाल के दौरान हो रही हैं। अपार्ट फ्रॉम ए, कांग्रेस का गठन नहीं होता है। आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसके द्वारा बंगाल का स्थायी मालगुजारी बंदोबस्त शुरू किया? बंगाल में मालगुजारी स्थायी बंदोबस्त शुरू किया गया। वही क्वेश्चन है, रिपीटेड है, भाषा बदली गई है, सिर्फ भाषा बदली गई। बंगाल स्थान स्थायी मालगुजारी बंदोबस्त, ये मालगुजारी बंदोबस्त मतलब स्थायी बंदोबस्त। कहां? बंगाल में। अब भी मैंने बताया था, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त किसने शुरू किया भाई? कॉर्नवालिस ने। अब भी हमने डिस्कस किया था, सिर्फ भाषा बदली है, वही इंफॉर्मेशन है। ठीक, आंसर हो जाएगा इसका डी। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? फिर से रिपीट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल जो थे वो लॉर्ड माउंटबेटन थे। लेकिन हम बात करें स्वतंत्र भारत का, अगर मैं लिख दूं पहला, यहां लिख रहा हूं मैं, पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? अगर मैं ऐसा लिख दूं तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा सी राजगोपालाचारी। ठीक, लेकिन पहला गवर्नर जनरल पूछ रहा है तो है लॉर्ड माउंटबेटन। अगला क्वेश्चन देखिए, पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे स्थापित किया गया? पिट्स इंडिया एक्ट में निर्देशकों की अदालत को स्थापित किया गया, नियंत्रक बोर्ड, राजस्व बोर्ड और स्थायी परिषद। मैंने अभी बताया था नियंत्रक बोर्ड, बोर्ड ऑफ कंट्रोल 6 सदस्यीय
बोर्ड ऑफ कंट्रोल स्टैब्लिश किया गया। कब? पिट्स इंडिया एक्ट में, जो आया 1784 में। पिट्स इंडिया एक्ट कब आया? 1784 में। इसने एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल या नियंत्रक बोर्ड को स्थापित किया जो 6 सदस्यीय था, जो 6 सदस्यीय बोर्ड ऑफ कंट्रोल स्थापित किया, जो कंपनी के डायरेक्टर के द्वारा लिए गए डिसीजन को मॉनिटर करता था या कंट्रोल करता था। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्ष 1919 के अधिनियम में द्विशासन धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचित किया वे थे। तो मैं आपको बताऊं, 1919 का जो अधिनियम था, भारत शासन अधिनियम, वहां द्वैध शासन की शुरुआत होती है ना, द्वैध शासन की शुरुआत होती है राज्यों में, और इनको जो है शुरू करने वाले थे मॉन्टेग्यू। मॉन्टेग्यू ने इसको शुरू किया था, ठीक, मॉन्टेग्यू ने इसकी शुरुआत की थी, ठीक। 1919 का जो अधिनियम है उसमें मॉन्टेग्यू और चेम्सफोर्ड दो व्यक्ति थे। मॉन्टेग्यू जो थे वो भारत सचिव थे और चेम्सफोर्ड जो थे वो गवर्नर जनरल थे उस समय, ठीक। उस समय क्या थे? गवर्नर जनरल हुआ करते थे, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, ठीक। तो आंसर होगा इसका ए, ठीक। मॉन्टेग्यू कौन थे? ये थे भारत सचिव और ये उस समय भारत के वायसराय थे, ठीक, वायसराय थे, ठीक। ये भारत सचिव थे, ये वायसराय थे, चेम्सफोर्ड। ऐसे ही जब आप लिखते हैं मार्लेमेंटो रिफॉर्म 1919, जैसे आप लिखते हैं मार्लेमेंटो सुधार, तो मार्ले कौन है? ये भारत के सचिव हैं, भारत सचिव हैं, और जो पीछे लिखा नाम है ये वायसराय है। इस चीज को आप याद रखिए। तो द्विशासन की धारणा किसने दी? मॉन्टेग्यू, जो भारत सचिव थे, उन्होंने द्विशासन धारणा दी, ठीक। सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा की गई? तो सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत पहली बार जो है भारत में 1919 का मार्लेमेंटो रिफॉर्म था। मार्ले कौन? इसने उल्टा लिखा है, मिंटो मार्ले रिफॉर्म था, उसके द्वारा शुरू की गई। तो मार्ले कौन? भारत सचिव, और मिंटो कौन? वायसराय। इनके द्वारा शुरू किया गया 1909 में। भारत क्या? पृथक निर्वाचन। यहां मुसलमानों के लिए पृथक सीटें निर्वाचित की गई। यहां कुल 27 सीटों पर, मैं आपको बता दूं, 27 निर्वाचित सदस्य होते थे यहां, और मतलब 27 सीटें थी कुल मिला के, निर्वाचित सदस्य या सीटें बोले 27 थी। इसमें 8 सीटें जो है, 8 सीटें वो है मुसलमानों के लिए आरक्षित की गई। 8 सीटें मुसलमानों के लिए आरक्षित कर दी गई। कब? 1919 के अधिनियम में, और यहीं से सांप्रदायिक विभाजन शुरू किया। अंग्रेजों ने ऐसा इसलिए किया ताकि मुसलमान ज्यादा से ज्यादा संख्या में जीतकर विधानसभा, विधानमंडलों में आए और कांग्रेस का विरोध करें, क्योंकि उस समय तक कांग्रेस एक मजबूत संगठन के रूप में उभर कर आ रहा था। तो यहां अंग्रेजों की फूट डालो और शासन करो की नीति का प्रत्यक्ष हमें प्रमाण देखने को मिलता है। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? भारत का प्रथम वायसराय, तो पहली बार वायसराय का जो जिक्र है वो 1858 के एक्ट में किया जाता है। तब जो है लॉर्ड कैनिंग जो है भारत के प्रथम वायसराय के रूप में कार्य करते हैं, लॉर्ड कैनिंग, ठीक। अगला है, आधुनिक भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का अग्रणी निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? स्थानीय स्वायत्त शासन का अग्रणी, तो भारत में जो है स्थानीय शासन की शुरुआत करने का जो श्रेय है वो रिस्पेक्टेड रिपन को जाता है। रिपन, जितनी भारत में अच्छी चीजें हुई हैं उसमें ज्यादातर मोस्टली चीजें रिपन के साथ की गई हैं, इसलिए कहीं कहीं रिस्पेक्टेड रिपन के नाम से इनको जाना जाता है। रिपन रिस्पेक्टेड थे। इन्होंने स्थानीय शासन की शुरुआत की, या हम कहें कि इन्होंने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की शुरुआत की। इन्होंने गांव के स्तर पर, जिले के स्तर पर, नगर के स्तर पर जो है संस्थाएं बनाने की बात की, और कहा कि उन संस्थाओं में ज्यादा से ज्यादा संख्या में गैर सरकारी व्यक्ति शामिल होने चाहिए। एक बहुत ही अच्छा इनका जो विजन था, इन्होंने ये शुरू किया। और मैं आपको इसी के साथ बता दूं कि लॉर्ड मेयो है, जिनके समय 1871-72 में जनगणना की शुरुआत होती है। किसकी? जनगणना की शुरुआत होती है लॉर्ड मेयो के समय, लेकिन इसको वास्तविक रूप से रिपन के समय किया जाता है, लेकिन शुरुआत यहां से हो जाती है, ठीक, लॉर्ड मेयो से। इन्होंने जो है आर्थिक विकेंद्रीकरण
पर बल दिया। किस पर? आर्थिक विकेंद्रीकरण पर। लॉर्ड किसने? मेयो ने। जबकि लॉर्ड अगर रिपन की बात करें, लॉर्ड रिपन जो है वो हमें राजनीतिक विकेंद्रीकरण, पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन पर बल देते हुए दिख रहे हैं। कौन? लॉर्ड रिपन। और जबकि लॉर्ड मेयो जो है वो इकोनॉमिकल डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते हुए दिख रहे हैं, आर्थिक विकेंद्रीकरण की बात करते हुए दिख रहे हैं। तो लॉर्ड मेयो के समय जो है पहली जनगणना की शुरुआत होती है, लेकिन औपचारिक तौर पर लगातार जनगणना की शुरुआत जो है लॉर्ड रिपन के बाद शुरू होती है, जो हर 10 वर्ष में जनगणना की जाती है जिसमें। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा भारतीयों के किस गवर्नर जनरल पर महाअभियोग चलाया गया? किस पर महाअभियोग चलाया गया? ठीक है, इंग्लैंड में हाउस ऑफ कॉमन्स किस पर? आपको पता होगा कि वॉरेन हेस्टिंग ऐसे गवर्नर जनरल थे जिन पर महाअभियोग चलाया गया था। कौन? वॉरेन हेस्टिंग। 1774 में, थोड़ी सी कहानी बता दूं मैं, 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है, जिसमें मुख्य न्यायाधीश होते हैं इम्पे। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है। ये सुप्रीम कोर्ट जो है नंद कुमार को मृत्युदंड देता है, मृत्युदंड दे देता है, मृत्युदंड दे देता है। तो इसको पहली न्यायिक हत्या माना जाता है, इसको न्यायिक हत्या माना जाता है, न्यायिक हत्या माना जाता है। और ये होती है सारी घटना वॉरेन हेस्टिंग के कार्यकाल में। और वॉरेन हेस्टिंग जो है बंगाल का गवर्नर जनरल होता है, इसलिए सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बंगाल के गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग पे आ जाती है। जब ये वापस जाता है इंग्लैंड, भारत के गवर्नर जनरल बनने के बाद जब ये रिटायर्ड हो जाता है, जब वापस इंग्लैंड जाता है, तो हाउस ऑफ कॉमन्स में इसके ऊपर महाअभियोग चलाया जाता है, इंपीचमेंट की प्रोसेस की जाती है। हालांकि इसको जो है बाद में निर्दोष साबित सिद्ध कर दिया जाता है, लेकिन इस पर इंपीचमेंट की प्रोसेस चलती है। तो कौन है वो? वॉरेन हेस्टिंग। अगला क्वेश्चन देखिए, किस गवर्नर जनरल का नाम राज्य हड़प नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के साथ जुड़ा हुआ है? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको हमने सॉल्व किया है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, लॉर्ड डलहौजी, 1848। ठीक, 1848। चलिए एक थोड़ी सी और मैं आपको इंफॉर्मेशन दूं। 1798 की अगर हम बात करें तो आपको शायद कुछ याद आ रहा होगा। इस पीरियड में मैंने आपको बताया था सहायक संधि की शुरुआत करते हैं कौन? बेलेजली। सहायक संधि की शुरुआत करते हैं। इसके बाद मैं आपको बताऊं 1848 की अगर हम बात करें, 1848 की बात करें, एक सेकेंड ना, इसके बाद 1848 की अगर हम बात करें तो यहां पर हम देखते हैं हड़प नीति की शुरुआत होती है। हड़प नीति की शुरुआत होती है। ये 50 सालों में जो है, इन 50 वर्षों में ब्रिटिश शासन सहायक संधि करती है और सहायक संधि के बाद हड़प नीति लेके आती है। मतलब पहले सहायता, मतलब सहायक के रूप में भारतीय रियासतों की संपत्ति छीनने की कोशिश करती है कम एग्रेशन के साथ। तो ये जो है कम आक्रामकता के साथ ये काम हो रहा है। और धीरे धीरे देखें आप, अत्यधिक आक्रामकता, अब तो आप हड़प ही रहे हैं। अत्यधिक आक्रामकता की शुरुआत होती है, यहां अत्यधिक आक्रामकता आ जाती है हड़प नीति में। इसके बीच के पीरियड की बात करूं तो यहां विलियम बेंटिंग का नाम भी यहां इंपॉर्टेंट है। विलियम बेंटिंग की बात करें तो विलियम बेंटिंग ने जो है 1831 में जो है मद्रास को ब्रिटिश शासन के अंदर मिला लिया। तो जो हस्तक्षेप की नीति थी, यहां हस्तक्षेप नहीं कर रहे थे, सिर्फ सहायक संधि कर रहे थे, उसका इन्होंने त्याग किया और उन्होंने हड़प किया। तो यहां हस्तक्षेप है, हस्तक्षेप है यहां, और यहां इस नीति का त्याग है, विलियम बेंटिंग द्वारा इस नीति का त्याग किया जा रहा है। और यहां तो पूरा कार्यक्रम ही बदल गया, यहां तो देशी रियासतों की प्रॉपर्टीज को हड़पा ही जाने लगा। तो आप देखना कि किस तरीके से ब्रिटिश शासन जो है वो एक कहें कि मतलब एक तरीके से, एक रणनीतिक तरीके से भारत में शासन को अपने स्थापित करता है। पहले वो हस्तक्षेप करता है, सहायक संधि बनाता है, मित्रता का व्यवहार करता है, फिर उस सहायक संधि का त्याग करता है बेंटिंग 1831 में, जब मद्रास राज्य को वो ब्रिटिश भारत में मिला लेता है। और फिर आप देखिए 1848
जब वो हड़प नीति लेकर आते हैं, जो डलहौजी लेकर आता है, जहां कई सारी रियासतों को वो अपने अंदर शामिल कर लेते हैं हड़प नीति के माध्यम से। और किस बात का इल्जाम लगा के कि आपका कोई पुत्र नहीं है, इसलिए आपकी प्रॉपर्टी को हड़पा जाता है ना, इस तरीके से। और ठीक है, अब वो ज्यादा इंफॉर्मेशन हो जाएगी, चलिए इतना याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, भारत के गवर्नर जनरल की बात कर रहा है भाई ये। देखिए भारत के अगर हम प्रथम गवर्नर जनरल की बात करें तो भारत के गवर्नर जनरल तो इनमें से कोई नहीं थे, क्योंकि भारत के गवर्नर जनरल थे वो थे विलियम बेंटिंग। तो यहां ऑप्शन गलत है, विलियम बेंटिंग। मेयो से कोई लेना देना नहीं, डलहौजी से रॉबर्ट क्लाइव से। ये बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। किसके? बंगाल के। कौन थे? जो ऑप्शन बी है, वॉरेन हेस्टिंग। तो हो सकता है ये जो क्वेश्चन है इसमें थोड़ी सी एरर हो गई हो। आप याद रखिए कि बंगाल के गवर्नर जनरल थे कौन? वॉरेन हेस्टिंग। और भारत के गवर्नर जनरल थे विलियम बेंटिंग। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहां स्थित है? लॉर्ड कॉर्नवालिस, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस की जो मृत्यु है वो भारत में ही हो जाती है। ये गवर्नर जनरल के पद से रिटायर्ड होकर भारत में ही रहते हैं। और गाजीपुर में जो है इनकी कब्र बनाई जाती है। 1805 में जो है इनकी मृत्यु हो जाती है, गाजीपुर। निम्नलिखित में से कौन सा युग सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, ढूंढते हैं। हेक्टर मुनरो, हेक्टर मुनरो। तो मैंने आपको नाम बताया था रीड और मुनरो, आपको याद आ रहा होगा। रीड और मुनरो जो है रैयत बाड़ी व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध थे। तो रीड और मुनरो को हम मिलाएंगे यहां, ऐसा ऑप्शन नहीं है। ठीक, तो रीड और जो मुनरो है उसको बक्सर के युद्ध के साथ लिखा है, जबकि ये किससे संबंधित है? रीड और जो मुनरो है वो रैयत बाड़ी व्यवस्था से संबंधित है। और हमें ढूंढना था गलत खत्म, तो हमें मिल गया गलत। आगे भी देख लेते हैं। लॉर्ड हेस्टिंग, तो आंग नेपाल जो युद्ध होता है वो लॉर्ड हेस्टिंग के टाइम पे होता है। लॉर्ड हेस्टिंग के टाइम पे कौन सा होता है? आंग नेपाल युद्ध होता है। लॉर्ड हेस्टिंग 1824 के आसपास रहते हैं और 1824 से 26 तक जो है प्रथम आंग नेपाल युद्ध होता है, जिसमें संगोली की संधि होती है। किसकी? संगोली की संधि की जाती है। नेपाल के साथ संधि करता है ब्रिटिश लॉर्ड हेस्टिंग। ठीक, संगोली की संधि करता है। लॉर्ड बेलेजली, लॉर्ड बेलेजली जो है 1799 में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध होता है, जिसमें जब लॉर्ड बेलेजली शासन कर रहा होता है, वायसराय होता है। और लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है आंग्ल मराठा जो युद्ध है वो 1792-93 में होता है, तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध, जब जो है कॉर्नवालिस ही भारत का गवर्नर जनरल होता है। तो ये तीनों बात बिल्कुल ठीक है। ठीक, गलत था ए। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। और एक चीज और मैं बता दूं, बक्सर का जब युद्ध होता है तब रॉबर्ट क्लाइव जो है वो गवर्नर होता है। बंगाल के गवर्नर जनरलों में एक तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित है। तो आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित कौन है? ठीक है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित कौन है? तो देखिए, आप जॉन शोर को तो हटा दीजिए और लॉर्ड विलियम बेंटिंग को भी हटा दीजिए, क्योंकि आंग्ल मैसूर युद्ध जो है इन दोनों के पहले हो जाता है। तो वॉरेन हेस्टिंग और लॉर्ड कॉर्नवालिस, इनमें से इसका कोई ऑप्शन है ना? एक बार क्रॉस वेरीफाई करता हूं। क्वेश्चन नंबर 33 है। देखिए, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है, ये इसमें जो है श्री रंगपट्टनम की संधि होती है। श्री रंगपट्टनम की संधि होती है किस किस के बीच? टीपू सुल्तान के बीच और लॉर्ड कॉर्नवालिस के बीच होती है। और ये युद्ध जो है 1790 से 1792 के बीच होता है। 1790 से 1792 के बीच होता था। और 1790 से 92 के बीच जो है गवर्नर जनरल कौन होता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस होता है। ठीक, तो ये इंफॉर्मेशन आप याद रखेंगे। ठीक है, अगला देखिए, इनमें से किस वर्ष बंगाल से दासों के निर्यात को रोक दिया गया? तो दासों के निर्यात से संबंधित जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति आते हैं दासों के निर्यात को रोकने के लिए, पहली बार लॉर्ड कॉर्नवालिस।
तो लॉर्ड कॉर्नवालिस का आप टाइम पीरियड देखें तो कौन सा है इसमें से, ये लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगर आपको पता है कि दासों के निर्यात को किसने रोका, कॉर्नवालिस ने रोका, तो आप ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो आप याद भी रखिए दासों का निर्यात 1789 में रोका गया और कॉर्नवालिस ने रोका। ठीक है, क्वेश्चन घुमा फिरा के दे सकता है। तो आप जब भी कोई वायसराय पढ़ें या गवर्नर जनरल पढ़ें तो उसकी सारी इंफॉर्मेशन लें, है ना। क्वेश्चन उसी से आएगा, उसी इंफॉर्मेशन से आएगा। क्वेश्चन घूम फिर से क्या आ सकता है, कभी वो सन पूछ लेगा, कभी वो नाम पूछ लेगा, कभी वो लोकेशन पूछ लेगा। इसलिए आप अपनी तैयारी जो है वो पूरी इंटीग्रेटेड तरीके से समग्रता के साथ करें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई। तो भारत में पहली रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई। तो आपको पता है पहली जो ब्रिटिश लाइन है वो 1853 में ठाणे टू मुंबई चलाई गई। ठीक, ठाणे से मुंबई चलाई गई कब, 1853 में। और 1848 से लेके 1856 तक जो है डलहौजी का शासन होता है। और डलहौजी रेलवे लाइन किसके समय बिछी, 1853 में कौन था, लॉर्ड डलहौजी। आंसर। अगला देखिए, किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की। किस कंपनी ने सर्वप्रथम रेल यात्रा की शुरुआत की। तो मैं आपको बता दूं कि जो ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे है उसने पहली बार भारत में रेल की शुरुआत की, रेल यात्रा की शुरुआत की। ठीक, अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकार को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किया। देखिए, एक 1848 से लेके 1856 तक, मैं आपको बता देता हूं, इस समय तक हड़प नीति चलती है, और इसको कौन लाया था, डलहौजी ने इसको शुरू किया था। ठीक, हड़प नीति लाया कौन, डलहौजी लेके आया। 1857 में एक क्रांति होती है और इस क्रांति से ब्रिटिश शासन बहुत बुरी तरीके से घबरा जाता है। उनको लगता है कि अब हमें किसी भी वक्त यहां से उखाड़ कर फेंका जा सकता है। यहाँ देशी रियासतें, हिंदू, मुसलमान, किसान सभी लोग एक साथ आकर हमारे विरुद्ध खड़े हो गए हैं, यहां तक कि सैनिक भी हमारे विरुद्ध खड़ा हो गया है। तो उन्होंने थोड़ा पोलाइट नेचर अपनाया और उस पोलाइट नेचर के साथ जो हड़प नीति में कहा गया था कि भाई अगर आपका जो पुत्र है अगर वो नहीं होता तो आपका साम्राज्य हम ले लेंगे। तो अब उन्होंने कहा कि भाई हम ऐसा नहीं करेंगे, हम जो है पुत्र के स्थान पे दूसरे उत्तराधिकार को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किया। अब आप जो है आपका पुत्र नहीं है तो आप किसी दूसरे बच्चे को गोद ले लो और वो भी शासन चला सकता है, हम अपने साम्राज्य में उसको शामिल नहीं करेंगे। तो हड़प नीति को खत्म कर दिया कब, 1858 के एक्ट के अंदर, 1857 की क्रांति के बाद, जब ब्रिटिश सरकार घबरा गई। तो ये कब हुआ था, 1858 के भारत सरकार के अधिनियम में ऐसा कर दिया गया था, है ना। रटने की जरूरत नहीं है, इंफॉर्मेशन कनेक्टेड है एक दूसरे से, इसलिए समझ के पढ़िएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है। देख लेते हैं कौन सही सुमेलित है। लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त कहां शुरू किया, बंगाल में। ये इंफॉर्मेशन बार बार आ गई, यानी कि ये क्वेश्चन बहुत बार आता है एग्जाम में। लॉर्ड वेलेजली, चतुराई पूर्ण निष्क्रियता। लॉर्ड वेलेजली इससे संबंधित नहीं थे। लॉर्ड डलहौजी, सहायक संधि। लॉर्ड डलहौजी ने सहायक संधि, लॉर्ड वेलेजली ने जो है सहायक संधि की थी। लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति अपनाई थी। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। लॉर्ड कैनिंग, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। लॉर्ड डफरिन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। तो सही क्या है, लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त। आंसर हो जाएगा हमारा ए। फिर से देख रहा है कौन सा हमें सही है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हम देखते हैं कौन सा सही है। पहला है लॉर्ड एल वर्नो, अवध का विलीनीकरण। लॉर्ड डलहौजी, सिंध का विलीनीकरण। लॉर्ड वेलेजली, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। ठीक है, और जॉन सोर, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो है वो कॉर्नवालिस के समय हुआ था, इसलिए ये गलत हो जाता है। सिंध का विलय लॉर्ड डलहौजी के समय नहीं हुआ है, सिंध का विलय उससे पहले ही हो जाता है, ये भी गलत। और अवध का जो विलय है वो 1856 में होता है और ये डलहौजी के समय होता है, ये भी गलत है। तो सही क्या है, चौथा आंग्ल मराठा युद्ध जो है, आंग्ल मैसूरी जो युद्ध है 1799 में होता है और इस समय गवर्नर जनरल होते हैं लॉर्ड वेलेजली। वही इंफॉर्मेशन से ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है ना।
कोई हमें अलग से इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? अब देखते हैं कौन सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, देखिए, एक है लॉर्ड डलहौजी अवध का विलीनीकरण। अवध का विलय लॉर्ड डलहौजी ने किया 1856 में। पिछले ही क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था, अगर ध्यान से आपने सुना होगा तो बहुत आसानी से आप बोलेंगे कि ये सही है। हमें ढूंढना सही नहीं है, तो ये तो सही है। लॉर्ड डफरिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, बिल्कुल ए.ओ. हुम द्वारा 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई और इस समय गवर्नर जनरल थे या वायसराय थे लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड विलियम बेंटिंग, चार्टर एक्ट लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय ही पारित हुआ था, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। लॉर्ड लिंटन, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध प्रारंभ हुआ, तो प्रथम लॉर्ड लिंटन जो थे वो 1876 से 80 में थे और ये आंग्ल अफगान जो युद्ध है इससे काफी पहले हो जाता है, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन गलत है और हमें चुनना था गलत ऑप्शन, इसलिए हमारा आंसर भी होगा डी। ठीक, आंसर होगा हमारा डी। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना हुई, मैंने आपको बताया था पहली बार अंग्रेजों के समय जनगणना हुई 1871-72 में मेयो के द्वारा। तो यहां ऑप्शन है प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई 1871 और 72 में। ठीक, और 1881 में जो है रिपन के समय से यह जनगणना जो है औपचारिक रूप से होने लगी। अब यहां हमें सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। देखिए, देखते हैं। रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव जो है वो बंग विभाजन, बंगाल में दोहरा शासन, अंग्रेजी शिक्षा और प्रेस किससे संबंधित है? देखिए, यहां हम मिलाते हैं रॉबर्ट क्लाइव लॉर्ड कर्जन का संबंध जो है वो है बंगाल विभाजन से। चाइल्ड मेटकाफ जो है वो उन्होंने प्रेस पर जो प्रतिबंध थे उनको हटा दिया था चाइल्ड मेटकाफ ने। और विलियम बेंटिंग है जो वो इंग्लिश एजुकेशन से संबंधित थे, जहां डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी का प्रपोजल रखा था। किसने? डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन, लॉर्ड मैकाले ने। ठीक, और हम बात करें रॉबर्ट क्लाइव की, तो रॉबर्ट क्लाइव ने जो है बंगाल में द्वैध शासन लगाया था, है ना। तो अगर हम यहां देखें तो पहले का है सी और दूसरे का है डी, तीसरे का है ए और चौथे का है बी, तो ऑप्शन ए हमारा ठीक हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, लॉर्ड डलहौजी मिलाना है, हमें मैच कराना है। देखते हैं, लॉर्ड डलहौजी 1948 में आए, तो लॉर्ड डलहौजी ने वेबगत का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को वेबगत का सिद्धांत भी कहते हैं, तो ए से डी कनेक्ट हो गया। लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने जो है सती प्रथा का विरोध किया दिए गए विकल्पों में। लॉर्ड रिपन ने जो है स्वायत्त शासन की या लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की शुरुआत की और लॉर्ड कर्जन ने 1905 में जो है बंगाल का विभाजन किया। आसान प्रश्न था, तो पहले का डी है, दूसरे का ए है, पहले का डी दूसरे का ए, ये मिल गया, यही इसका आंसर होगा। ठीक, अगर दो आपको नहीं भी पता थे तब भी वही आंसर होगा, अगर आपको शुरुआत के दो पता है तब भी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में कर्जन के प्रशासन की कुशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की है? तो गोपाल कृष्ण गोखले जो थे उन्होंने कर्जन के प्रशासन को औरंगजेब के समान माना था, है ना, औरंगजेब के समान माना था, तो इसका आंसर होगा गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक, देखिए अभी आधे क्वेश्चन हुए हैं और टाइम हो गया 1 घंटे के आसपास। तो कई बार ऐसा होता है कि लेक्चर थोड़ा लंबा होता है तो बच्चे बोर होते हैं, देखते नहीं है, तो हो सकता है कि हम अगर कोई जिसमें ज्यादा एमसीक्यू हो उसको 2 पार्ट में कंडक्ट करें उस लेक्चर को, क्योंकि 1 घंटे से ज्यादा का लेक्चर मैं चाहता नहीं हूं कि हो। बाकी आप कमेंट में मुझे बताइएगा कि आपको लंबे लेक्चर चाहिए, तो हम हो सकता है 100-150 क्वेश्चन भी एक क्लास में कंडक्ट कर लें जो 2.5-3 घंटे की होगी। अभी चलते हैं, जब तक देखते हैं, थोड़ा सा और बढ़ाते हैं इसको आगे। इनमें से किस गवर्नर जनरल ने सबसे पहले पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की? पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की जिसमें मुसलमानों को जीतने तक होने कांग्रेस के विरुद्ध करने का इस्तेमाल किया। मैंने आपको बताया फूट डालो शासन करो, किसने किया था ये? 1919 में और 1909 में, और 1909 में कौन था? मार्ले मिंटो सुधार के तहत ये हुआ था। पृथक निर्वाचन मंडल की शुरुआत हुई 1909 में
मार्ले मिंटो सुधार। रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ। रेगुलेटिंग एक्ट बच्चों वाला क्वेश्चन है। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ। रेगुलेटिंग एक्ट क्यों लाया गया था? इसके नाम से लग रहा है रेगुलेट करने के लिए। किसको? कंपनी को रेगुलेट करने के लिए ब्रिटिश सरकार के द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था। और इस एक्ट के माध्यम से पहली बार 1602 में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आती है, उसको परमिशन मिलती है भारत में व्यापार करने की। उसके बाद देख रहे हो 1773 में पहली बार ब्रिटिश शासन का भारत के राजनीतिक मामले में हस्तक्षेप शुरू होता हुआ दिखाई देता है। इस मामले में कब? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत ने सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की? तो इसी रेगुलेटिंग एक्ट से जो है कलकत्ता में 1774 में जो है सर्वोच्च न्यायालय बनाया गया। किससे? रेगुलेटिंग एक्ट से ही सर्वोच्च न्यायालय बनाया गया। अगर देखिए चार्टर एक्ट 1813 में भारत के लिए महत्वपूर्ण समझे जाने क्या है, एक मिनट, चार्टर एक्ट अधिनियम 1813 में भारत के लिए महत्वपूर्ण समझे जाने का निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण है? 1813 का जो अधिनियम है महत्वपूर्ण क्यों था, ये पूछ रहा है आपसे। तो चार ऑप्शन दिए, देखते हैं कौन सा ज्यादा वैलिड ऑप्शन है। ईसाई मिशनरी द्वारा भारत में प्रचार पर रोक लगा दी। नहीं, ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रचार करने की परमिशन दी गई थी भाई, रोक नहीं लगाई 1873 में। औद्योगिकरण पर जोर दिया गया, ऐसा कुछ नहीं किया। इनके द्वारा भारतीयों की शिक्षा के लिए वित्तीय प्रावधान किए गए। बिल्कुल ठीक बात है। 1813 में 1 लाख रुपए, 1 लाख प्रति वर्ष भारतीय शिक्षा पर खर्च किए जाएंगे, ऐसा कहा गया 1813 के चार्टर एक्ट में, है ना। इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। ऑप्शन हो जाएगा सी सही। भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से क्राउन को स्थानांतरित किया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी से अब जो शासन है वो क्राउन को स्थापित किया गया। कब किया गया? मैंने आपको बताया था 1858 के एक्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया था। उसके बाद जो है ब्रिटिश सरकार द्वारा या ब्रिटिश की कैबिनेट द्वारा, ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा भारत पर अप्रत्यक्ष तरीके से ब्रिटेन में बैठ के शासन किया जा रहा था। तो यह हुआ था 1858 में भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत। ठीक, आंसर सी। अगला देखिए, भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे कम समय तक कौन सा चला? सबसे कम समय तक कौन सा चला? देखिए 1861 का एक एक्ट आता है और उसके बाद आता है 1892 में, तो लगभग 30 साल चला। उसके बाद देखिए 1909 में एक एक्ट आ रहा है और फिर 1919 में आ रहा है। तो 1909 का एक्ट है वो 10 साल ही चल रहा है। ये भी देखिए, ये भी ज्यादा 18 साल चल गया। उसके 1919 के बाद कब एक्ट आया? 1935 में आया, तो लगभग ये भी 16 साल चल गया। तो देखें तो सबसे कम कौन चल रहा है? सबसे कम चला 1909 का एक्ट। सबसे कम कौन चला? 1909 का एक्ट। तो ये सवाल जो है नॉलेज से ज्यादा रीजनिंग का सवाल था, दिमाग लगाते तो आसानी से ये सॉल्व हो जाता। ठीक है, 1919 का एक्ट सबसे कम चला। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट, तो एक है मार्ले मिंटो रिपोर्ट, वो 1909 में आई, और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो रिपोर्ट है वो 1919 का जो अधिनियम है उसका आधार बनी थी। तो भारत सरकार अधिनियम 1919 से संबंधित कौन सी है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। और 1909 से संबंधित है मार्ले मिंटो, याद रखिएगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 के मुख्य तत्वों में शामिल थे। तो 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम है उसमें क्या क्या शामिल था देखते हैं। एक, संघ का प्रावधान, हां भारत एक संघ होगा ऐसा कहा गया था, बिल्कुल ठीक बात है। प्रांतों को स्वायत्तता देना, बिल्कुल ठीक बात है, इसमें प्रांतों को स्वायत्तता देने की बात की गई थी। प्रांतों में द्वैत शासन की प्रस्तावना, स्थापना होगा, ये प्रस्तावना नहीं, स्थापना नहीं, प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना नहीं हुई भाई, समाप्ति हुई थी। स्थापना नहीं, समाप्ति हुई थी। ये ऑप्शन गलत हो गया। 3 नंबर अगर गलत है तो सभी गलत है जहां 3 लिखा है। आंसर तो आ गया हमारा 1 और 2, तो चौथा भी अपने आप गलत है, पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन हम पढ़ेंगे। केंद्रीय विधायिका को संप्रभुता प्रदान की गई, नहीं, राज्यों को स्वायत्तता दे रहे हैं और केंद्रीय विधायिका को संप्रभु बना देंगे। तो अगर केंद्र सरकार संप्रभु हो जाएगी तो राज्यों की स्वायत्तता का क्या मतलब है? नहीं हो सकता ना, इसलिए ये अपने आप पे कॉन्ट्रेडिक्टरी है, ये भी गलत हो गया। आंसर होगा 1 और 2। अगला क्वेश्चन देखिए, यहां हमें मैच द फॉलोइंग देखना है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, इसने क्या किया? इसने सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की, बिल्कुल ठीक बात। एका 4, तो एका 4 ये मिल गया, आंसर हो गया बी। और देख लेते हैं, भारत परिषद अधिनियम 1909,
ने सांप्रदायिक विभाजन किया, है ना, मुसलमानों को। 1919 का जो अधिनियम था इसमें द्वैध शासन का प्रारंभ होता है, और भारत सरकार अधिनियम 1935 में प्रदेशों को स्वायत्तता दी गई। ठीक, इस तरीके से ये मैच है, आंसर होगा इसका बी। अगला देखिए, भारत के लिए एक डोमिनेंट स्थिति संविधान के प्रथम प्रयास किस प्रक्रिया में किया गया? अच्छा, भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस की बात। डोमिनियन स्टेटस क्या होता है? डोमिनियन स्टेटस ये होता है कि हम भारत को स्वतंत्र तो कर रहे हैं, बट कुछ जो शक्तियां हैं वो ब्रिटिश सरकार के पास होगी, जैसे रक्षा संबंधी, वित्त संबंधी जो शक्तियां हैं वो, या विदेशी मामलों के संबंध में जो शक्तियां हैं वो ब्रिटेन सरकार के पास होगी, ब्रिटिश सरकार के पास होगी। उसको कहते हैं डोमिनियन स्टेटस। मतलब ये लॉलीपॉप दे रहे थे भारत को कि भाई तुम्हें डोमिनियन स्टेटस बनाते हैं, तुम्हें आजाद कर देते हैं, सारी शक्तियां तुम्हारे पास होगी, 3 शक्तियां हमारे पास होगी। कौन कौन सी साहब? भाई एक तो जो है हम वित्त देखेंगे, पूरा पैसे का मामला हम देखेंगे, दूसरे राज्यों से कैसे संबंध बनाने ये हम देखेंगे, रक्षा से संबंधित मामले हम देखेंगे। तो क्या हमें डोमिनेंट स्टेटस बना के हमें लॉलीपॉप दे क्यों रहे हो? तो ये पहली बार डोमिनेंट स्टेटस की जो बात है वो साइमन कमीशन में की गई थी। साइमन कमीशन कब आया था? 1927 में भारत आया था, और इसमें भारत को डोमिनेंट स्टेटस बनाने की बात की गई थी, जिसका कांग्रेस के द्वारा भरपूर विरोध किया गया था। और 1930-31 में जो है कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार औपचारिक रूप से पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, कांग्रेस के किसी अधिवेशन में। ठीक, राज्य अपहरण नीति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? राज्य अपहरण नीति, देखिए राज्य अपहरण नीति मतलब वही है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इसको बोल दे, हड़प नीति बोल दें, कुछ बोल दें, अपहरण नीति, इनके बारे में कौन सा एक सही है देखना है हमें। तो इसमें भारतीय शासकों को कोई उत्तराधिकारी गोद लेने की अनुमति नहीं थी। देखिए ऐसा तो नहीं था, अनुमति नहीं थी, अनुमति तो थी उनकी, वो को गोद ले सकते थे, लेकिन इसमें कंडीशन थी। कंडीशन मैंने आपको बताई थी क्या थी, कि उसको जो है ब्रिटिश, ऐसा कोई ऑप्शन है क्या इसमें, देखते हैं। हाँ, इस ऑप्शन को पढ़िए, इसमें भारतीय राज्य को समावेलन अनिवार्य बना दिया था अगर उत्तराधिकारी को गोद लिया जाना ब्रिटिश प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित ना हुआ हो तो अगर ब्रिटिश प्राधिकारी अनुमोदित कर देता था तो वो गोद ले सकते थे। मतलब ये तो स्टेटमेंट ठीक है नहीं, शासक की मृत्यु के पश्चात गोद लिए गए उत्तराधिकारी को शासन करने की अनुमति नहीं थी, ऐसा भी नहीं, ऐसा होता तो वो शासन कर सकता था। किसी शासक की मृत्यु होने के पश्चात इसमें भारतीय राज्य का समावेलन अनिवार्य कर दिया था। हाँ, ऐसा नहीं था कि मृत्यु हो जाने के बाद उसका अगर बच्चा है तो उसका समावेलन का मतलब ये होता है, समावेलन कि ब्रिटिश शासन के अंतर्गत उस राज्य को मिला लेना, ब्रिटिश शासन के अंतर्गत उस राज्य को मिला लेना। तो आप चौथा ऑप्शन पढ़ेंगे कि इसने भारतीय राज्य का समावेलन अनिवार्य बना दिया। तो ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है ना, इसने भारतीय राज्य का समावेलन अनिवार्य तो बना दिया था, ये बिल्कुल ठीक बात है। अगर उत्तराधिकारी को गोद लिया जाना ब्रिटिश प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित नहीं हुआ होगा तो बिल्कुल ठीक बात है। तो ये आंसर हो जाएगा इसका डी। अगर आपके ब्रिटिश पदाधिकारी ने उसको अनुमोदित नहीं किया है तो जो है आपका राज्य छिन जाएगा। ये खतरनाक कानून था जो 1858 में खत्म भी कर दिया गया था। 1856 में ब्रिटिश अवध जो है ब्रिटिश साम्राज्य में सम्मिलित नहीं किया गया होता यदि, अच्छा ये कह रहा है 1856 में जो ब्रिटिश है, ब्रिटिश साम्राज्य में अवध को नहीं मिलाया गया होता यदि इनमें से वो कोई बात मान लेता। कौन सी? अवध के नवाब ब्रिटिश सरकार के साथ गठजोड़ कर लेते, अवध के नवाब ब्रिटिश सरकार द्वारा सुझाए गए सुधारों को लागू करने से इनकार नहीं करते। यही तो बात थी, मैंने आपको बताया था कि अवध की सरकार को बोला ब्रिटिश लोगों ने कि भाई तुम ये नियम मानिए, लेकिन इन्होंने कहा कि हम नहीं मानेंगे, हम ब्रिटिश के नियम नहीं मानेंगे, हम स्वतंत्र रियासत है। तो अवध पर इन्होंने कुशासन का आरोप लगाकर उसको अपने में शामिल कर लिया। तो आंसर होगा इसका बी। अगला क्वेश्चन देखिए, चिरस्थायी बंदोबस्त, ये स्थायी बंदोबस्त के बारे में फिर से एक सवाल आ गया। स्थायी बंदोबस्त या चिरस्थायी बंदोबस्त जो है उसके बारे में कौन सा सही है? मद्रास और मुंबई प्रेसिडेंसी के हिस्सों में इसे लागू किया गया था। भूमि पर वंशानुगत अधिकारों वाले भूभाषियों का एक नया वर्ग बन के आ गया इससे। चिरस्थायी बंदोबस्त द्वारा बने भूस्वामी किसी भी परिस्थिति में के अधीन कभी भी किसी भी, देखिए बहुत एक्सट्रीम शब्द नहीं हटाए जा सकते थे। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कभी भी किसी भी स्थिति में नहीं हटाए जा सकते।
है ना। और स्थायी बंदोबस्त मद्रास और मुंबई प्रेसिडेंसी के हिस्से में नहीं, ये बंगाल में बहुत बड़ी मात्रा में लागू किया गया था, ठीक है, तो ये वाला भी गलत हो जा सकता होता है। चिरस्थायी बंदोबस्त ने भूमि पर वंशानुगत अधिकारों वाले भूस्वामियों का एक नया वर्ग तैयार कर दिया, ये बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है, तो इसका हमें आंसर मिल जाता है। अब देखिए ये थोड़ा सा अलग प्रकार का प्रश्न है जो यूपीएससी आजकल पूछ रहा है। अब ये पूछ रहा है निम्नलिखित में से कितने कथन सही है। अब ये क्वेश्चन थोड़े टफ हो जाते हैं। अब ये पूछ रहा है कितने कथन सही हैं। अब दो गलत है, मतलब कथन केवल एक कथन सही है। अगर ये हमें नहीं पता होता कि पहला सही है गलत है, तो हो सकता है हम इसमें कंफ्यूज होते कि भाई सभी सही हैं, सभी सही हैं, ये तो नहीं हो सकता कोई तीसरा काटता है, काट दिया हमने, तो फिर हम आंसर तक नहीं पहुंच पाते। ये थोड़ा कठिन हो जाते हैं इस तरीके के सवाल, कहने का मतलब ये है। तो यहां आपको एग्जैक्टली हर पॉइंट की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक राज्य आहरण नीति के अंतर्गत लॉर्ड डलहौजी द्वारा सर्वप्रथम राज्य में मिलाया गया था। तो सबसे पहले जो है किसको हड़प नीति के द्वारा मिलाया गया था, तो मैं आपको बता दूं सतारा 1848 में पहली बार हड़प नीति के द्वारा सतारा को मिलाया गया था। हम बात करें झांसी की, तो झांसी जो है 1853 में मिलाया गया था। नागपुर 1854 में मिलाया गया था। हम बात करें संबलपुर की, तो संबलपुर जो है 1849 में मिलाया गया था, ठीक। तो याद रखें सतारा सबसे पहले मिलाया गया था। ये का यही क्वेश्चन एमपीपीएससी ने भी पूछा है 2021 के प्रीलिम्स में, एज इट इज। यहां हमें घटनाओं को सही अनुक्रम में लगाना है। देखते हैं घटनाएं कौन कौन सी है, सब प्रारंभ से लेके अंत तक लगाना है। सबसे पहले कौन सी हुई, तो लाहौर की संधि, पिट्स इंडिया एक्ट, सहायक संधि, और हम डेट लिख लेते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स हुई 1856 में। पिट्स इंडिया एक्ट आता है 1784 में। सब्सिडरी अलायंस जो होती है 1789 में होती है। तो हम देखें 4-2 और लाहौर की संधि 4-2-3-1, 4-2-3-1 इसका आंसर होगा। 4-2-3-1 सबसे पहले हो रहा है 4, उसके बाद हो रहा है 2, तो 4 और 2 ये ऑप्शन मिल गया हमें। 3-1 1856 में हुआ। लाहौर की संधि जो है 1840 में होती है। लाहौर की संधि कब होती है, 1840 में होती है लाहौर की संधि, तो इसलिए हमारा आंसर हो जाता है ए। जल्दी से सॉल्व करते हैं बचे हुए क्वेश्चन को, है ना। देखिए अगला क्वेश्चन है, डलहौजी को आधुनिक भारत का निर्माता माना जाता है क्योंकि वह सुधार लाया तथा कई क्षेत्रों में शुरुआत की। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र है जहां उसने काम नहीं किया, एसएनसी है, ठीक है। देख लेते हैं कौन सा एक क्षेत्र है जहां काम नहीं किया। तो डलहौजी ने शैक्षणिक सुधार किए क्या, पता नहीं। रेल मार्गों का निर्माण, तार और डाक सेवाओं की शुरुआत की। देखिए डलहौजी लोक निर्माण विभाग की स्थापना की, ठीक। पहली बार पीडब्ल्यूडी की स्थापना डलहौजी के शासनकाल में होती है। रेल और टेलीग्राम की जो स्थापना 1853 और 1856 में होती है। लोक निर्माण की विभाग की स्थापना जो 1854 में होती है। इसी के टाइम पे डॉक्ट्रिन ऑफ शिक्षा का जो मैग्ना कार्टा कहा जाता है 1854 में आता है, मैकानन जो लेकर आते हैं। तो तीनों ही चीजें इसके समय हो रही हैं। भारतीय श्रमिकों की स्थिति सुधारने के लिए जो कारखाना अधिनियम है वो 1881 से लाना शुरू हुए थे। तब तक डलहौजी का नामो निशान नहीं बचा था, इसलिए गलत ऑप्शन है डी, और चुनना था गलत, इसलिए आंसर होगा इसका डी। 1878 के वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत भारतीय भाषा के समाचार पत्रों का दमन किसकी आलोचना की वजह से किया गया था। मैंने बहुत अच्छे से बताया था, आपने अगर लेक्चर को ठीक से देखा हो तो। अंग्रेजी जो 1876-77 में अकाल पीड़ित थे, उनके प्रति अंग्रेजी अधिकारियों की अमानवीय दृष्टिकोण की आलोचना के कारण मैंने आपको बताया था बंगाल के एरिया में बहुत बड़ी मात्रा में अकाल पड़ा, और 1977-78 में जो है ये दिल्ली दरबार का आयोजन कर रहे थे। कौन, रिपन। तो जो लोकल न्यूज़पेपर है, वर्नाकुलर मतलब होता है स्थानीय भाषा के पेपर, तो वर्नाकुलर न्यूज़पेपर ने खूब इनकी जम के आलोचना करी। तो इससे पीड़ित होकर जो रिपन है, लिंटन है, लॉर्ड लिटन है, उसने इन पर प्रतिबंध लगा दिया, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पर प्रतिबंध लगा दिया, ठीक। तो आप समझ गए होंगे कहानी क्या थी कि
अंग्रेजी अधिकारों का अमानवीय दृष्टिकोण था, इसका विरोध किया पेपरों ने, इसलिए उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक कैबिनेट मिशन 1946 का एक प्रस्ताव नहीं है? तो कैबिनेट मिशन भारत आया था 1946 में, आपको पता है। जब हम संविधान सभा पढ़ेंगे तब इनको डिटेल से इनके क्वेश्चन को भी देखेंगे, है ना। तो इसमें कौन शामिल नहीं है ये पूछ रहा है। लोकतांत्रिक जनसंख्या शक्ति सिद्धांत के सिद्धांत पर संविधान सभा का गठन किया जाएगा, बिल्कुल ठीक है। संविधान सभा का गठन लोगों द्वारा चुनी गए जो विधायक होंगे उनके द्वारा आगे व्यक्ति चुने जाएंगे, मतलब एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के द्वारा किया जाएगा। प्रांतों और राज्यों में एक भारतीय संघ के लिए उपबंध बनेगा। हाँ बिल्कुल, भारतीय संविधान सभा के सभी सदस्य भारतीय होना था, बिल्कुल ये भी ठीक है। और भारतीय संविधान के कार्यकलापों का ब्रिटिश सरकार द्वारा पर्यवेक्षण किया जाना था। नहीं भाई, संविधान सभा जो बनती थी वो एक संप्रभु संस्था थी, इसका कोई भी पर्यवेक्षण नहीं कर सकता था, इसलिए सही नहीं है कौन सा, डी वाला। स्टेटमेंट देखते हैं, क्वेश्चन है स्टेटमेंट वाला। असम प्रांत 1911 में सृजित किया गया, वर्ष 1911 में सृजित किया गया, कौन, असम, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। ये असम को 1911 में बनाया गया। इसके पहले 1874 में असम को जो है यूनियन टेरिटरी बनाया गया था। 1874 में असम के अंतर्गत 11 जिले आते थे और जो बंगाल की लेफ्टिनेंट गवर्नरी से पृथक कर दिए गए थे और एक चीफ कमिश्नरी के अधीन स्वतंत्र प्रशासन के रूप में इसे स्थापित किया गया था। बिल्कुल ठीक बात है, दोनों ही जानकारी बिल्कुल ठीक ठीक लिखी हुई है असम के बारे में, ठीक है। असम 1911 में एक पूर्ण राज्य बना, 1874 में इसको एक जो है चीफ मिशनरी बोलते थे उस समय यूनियन टेरिटरी को, तो उसे एक चीफ मिशनरी के रूप में स्थापित किया गया, ठीक, जिसमें 11 जिले शामिल थे। अगला क्वेश्चन देखिए, 1835 के अधिनियम के द्वारा समाचार पत्रों से संबंधित 1823 की अनुज्ञप्ति को रद्द कर दिया गया तथा नया अधिनियम 1856 तक चला, ठीक है। समाचार पत्र, ठीक है, मैटकॉफ ने ऐसा किया था, ठीक है। इस काल में सर्वाधिक संख्या में जो है समाचार पत्र प्रकाशित हुए, कौन सा कथन सही है? बिल्कुल दोनों ही कथन ठीक है। मैं आपको समझा देता हूं थोड़ा सा, कहानी क्या है। 1853 का जो अधिनियम आया था ना, 1835 ईस्वी में मैटकॉफ ने एक अधिनियम लेके आया। मैटकॉफ को जो है प्रेस का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। एक इंफॉर्मेशन आप याद रखिए, मैटकॉफ प्रेस का मुक्तिदाता। इन्होंने 1835 में एक अधिनियम लेकर आए और जो अधिनियम है 1823 में जो है प्रेस पर प्रतिबंध लगाए गए थे। यहां क्या लगाया गया था? प्रेस पर प्रतिबंध। तो इन्होंने प्रेस पर जो प्रतिबंध है उनको प्रतिबंध समाप्त कर दिए, सभी प्रकार के प्रतिबंध इन्होंने समाप्त कर दिए। किसने? मैटकॉफ ने। इसीलिए तो इनको प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। और ये जो 1835 का अधिनियम है ये 1856 तक चलता रहा और इस काल में सर्वाधिक जनसंख्या में समाचार पत्र प्रकाशित हुए। अब जब सीधी सी बात है, अगर समाचार पत्रों को ढील मिल जाएगी, उन पर किसी प्रकार के प्रतिबंध नहीं होंगे, तो बहुत बड़ी संख्या में समाचार पत्र छापे ही जाएंगे। ये कॉमन सेंस वाला सवाल था, ठीक, इसको आप सॉल्व कर सकते थे। तो आंसर होगा इसका सी। अगर पहला स्टेटमेंट पता था तो दूसरा आप ठीक कर ले जाते, ठीक, आंसर है इसका सी। अगला देखते हैं, मार्लोमेंटन रिफॉर्म के संबंध में हमें कुछ स्टेटमेंट पर विचार करना है। इस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में निर्वाचित सदस्यों की संख्या में वृद्धि हुई। तो जो हर अधिनियम आ रहा था, इस बात को याद रखिए, उसमें केंद्र और प्रांत के स्तर पर जो है निर्वाचित सदस्यों की संख्या बढ़ाई जा रही थी। ये जनरल स्टेटमेंट है, ये बिल्कुल ठीक है। इस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन या सामुदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली लागू की गई। मैंने आपको बताया था ऐसा किया गया था, ये 1909 का अधिनियम है ना। और गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में एक भारतीय नियुक्त करने की व्यवस्था की गई। तो पहली बार गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में एक भारतीय सदस्य नियुक्त होगा, ऐसा कहा गया। कब? 1909 के अधिनियम में। ये वाली बात भी बिल्कुल ठीक है। तो यहां हमें तीनों ही बात ठीक दिखाई देती है, इसलिए आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अखिल भारतीय जनगणना के संबंध में बात है। 1872 में पहली बार जनगणना हुई, मैंने आपको बताया था, बिल्कुल ठीक बात है। 1881 में नियमित रूप से जनगणना शुरू होती है रिपन के समय से। ये मियो के समय हुई पहली बार, रिपन के समय से जो है नियमित शुरू हुई। और पंचवर्षीय अभ्यास में हमेशा की जाती थी। नहीं भाई,
10 वर्षीय, 10 साल में की जाती थी। तो तीसरा गलत है, तीसरा गलत है, मतलब ये गलत है और ये गलत है, और सही है पहला और दूसरा, ठीक, सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भू राजस्व में रैयत बाड़ी व्यवस्था का प्रयोग किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो रैयत बाड़ी व्यवस्था से संबंधित थे थॉमस रीड और अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो, अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो, ठीक, ये इसको याद रखेंगे। परिसीमा कानून जो ब्रिटिश सरकार द्वारा 1859 में पारित किया गया था, निम्नलिखित में से किस विषय को संबोधित करता है? किस विषय को संबोधित करता है? परिसीमा कानून जो ब्रिटिश द्वारा 1859 में पारित किया गया था, किस विषय को संबोधित करता है? ठीक, ऋण अनुबंध पत्रों की कोई कानूनी वैधता नहीं होगी। ऐसा हो सकता है कि कोई ऋण अनुबंध पत्र हो और उसकी कोई कानूनी वैधता ना हो? ऐसा कोई कानून तो नहीं बन सकता, लॉजिक से समझ में आता है। इसको हम काटते हैं। साहूकार और रैयत किसानों के मध्य हस्तांतरित ऋण अनुबंध पत्रों की वैधता केवल 3 वर्षों की होगी, वैधता 3 वर्षों की होगी। भूमि अनुबंध पर साहूकारों द्वारा निष्पादित नहीं किए, भूमि अनुबंध पत्र साहूकारों द्वारा निष्पादित नहीं किए जा सकते। ये थोड़ा सा स्टेटमेंट ठीक लग रहा है, अभी इसको देखते हैं। ऋण अनुबंध पत्रों की वैधता 10 वर्षों के लिए होगी, नहीं 10 वर्षों के लिए कैसे होगी भाई ऋण अनुबंध? अब देखिए यहां बी और सी में आपको कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन हम बात करें कि जो ऋण उस समय साहूकार, बैंकिंग सिस्टम तो होता नहीं था, तो उस समय साहूकार ही ऋण देते थे। अगर साहूकारों को ये परमिशन नहीं मिलती, ये ऐसा नहीं मिलता कि मतलब क्या है कि ऋण भूमि अनुबंध का मतलब ये है कि एक किसान आया साहूकार के पास, उसने उससे कहा कि मुझे 10,000 रुपए की जरूरत है, मैं अपनी जो है 1 एकड़ भूमि आपके साथ अनुबंध करता हूं और आपके पास गिरवी रखता हूं। अगर मैं आपको 1 साल में, 1 वर्ष में अगर ये पैसा, ये 3 वर्ष में पैसा नहीं लौटा पाया तो आप मेरी भूमि जब्त कर लीजिएगा। तो भूमि अनुबंध पत्र साहूकारी द्वारा निष्पादित नहीं किए जा सकते थे। अगर ऐसी कोई कंडीशन लगा देती ब्रिटिश सरकार तो साहूकार गिरवी रखी हुई चीज को कभी निष्पादित नहीं कर पाते, उसका कभी उपयोग नहीं कर पाते। तो ऐसे में उनको पैसा कहां से मिलता? बैंक थी नहीं। तो ये भी उस कंटेक्स्ट में गलत हो जाता है, इसलिए आंसर हो जाएगा इसका केवल बी। ऋण अनुबंध पत्रों की जो वैधता है वो 3 वर्षों के लिए थी, है ना। अच्छा क्वेश्चन है और नई जानकारी मिलती है यहां से। 68 अच्छा क्वेश्चन है। 69 1870 के दशक में बंबई सचिवालय का डिजाइन किसने तैयार किया? बंबई सचिवालय किसने बनाया? बंबई सचिवालय किसने बनाया? कब बनाया? 1870 के दशक में। अब देखिए इस क्वेश्चन को, ये टफ क्वेश्चन है मैं मानता हूं, इस क्वेश्चन को जानबूझ के मैंने यहां रखा हुआ है, ठीक है, इसके आंसर के लिए नहीं रखा, मैं आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो मोस्टली 2 चीजें समझ में आती है यहां पे हमें। देखिए यहां आप जब ऑप्शन को ठीक से पढ़ेंगे तो ये एक अंग्रेज का नाम है ये, और ये सारे जो है इंडियन नाम है। तो अगर रीजनिंग से मैं इसको सॉल्व करूं तो मैं इसका आंसर लगाऊंगा ए लगाऊंगा। और दूसरा कि इस तरीके के अटपटे जब क्वेश्चन होते हैं जो आउट ऑफ द लीग आते हैं, तो उसमें मैंने देखा है मोस्टली 80% से, देखिए मैं दावा नहीं कर रहा इस चीज की, लेकिन ज्यादातर मैंने केस में देखा 80% से ऊपर इनका आंसर ए होता है। तो ऐसे अटपटे क्वेश्चन आए तो या तो उसमें ए लगाइए, या रीजनिंग से सबसे अलग ऑप्शन जो आपको दिख रहा है ना उसको लगाइए, वो ठीक होगा। और ये इसका आंसर यही है, एच सेट क्लियर विल्किंसन ने बंबई सचिवालय की डिजाइन तैयार की 1870 में। आप ऐसे भी लॉजिक लगा सकते हैं कि 1870 में डिजाइन तैयार हो रही है और उस समय बंबई सचिवालय, ब्रिटिशों का शासन है, तो ब्रिटिश लोग किसी भारतीय से डिजाइन बनवाएंगे क्या? कम संभावना है, इसलिए हम ए की तरफ जाएंगे। 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा लाया गया एक परिवर्तन निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? ठीक है, 1947 का जो अधिनियम है उसमें कौन सा एक नहीं है? देखते हैं। अंतरिम संविधान प्रदान करने के लिए भारत सरकार अधिनियम 1935 को संशोधित किया गया था। भारत की अधीनता को समाप्त किया गया था। हाँ, भारत स्वतंत्र हो गया था। नए संविधान के निर्माण तक सत्ता का स्रोत राजमुकुट होगा। अरे भाई गलत, मिल गया गलत। नए संविधान के जब से कैबिनेट मिशन आया और संविधान सभा बैठना शुरू हुई उसी दिन से वो संप्रभु हो गई। अब कोई राजमुकुट का मतलब ये ब्रिटिश शासन से है। अब कोई किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, यही गलत है और चुनना भी गलत था, इसलिए आंसर होगा इसका सी।
निम्नलिखित में से किस युद्ध के दौरान फौज के टिकाऊ सरहद की रक्षा करने के लिए धावा आरंभ करने के लिए स्थान के प्रयोग लाने की पहाड़ी हिल स्टेशन के रूप में शिमला में स्थापना की गई? शिमला में स्थापना की गई, ठीक है। तो शिमला हिल स्टेशन पे ना एक कैंप बनाया गया फौजियों के लिए युद्ध में। तो ये पूछ रहा है, वो बहुत कठिन क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन जनरली आते नहीं है ना, मतलब आते हैं तो वो देखिए किसी से बनते नहीं है, सब तुक्का लगाते हैं, कठिन सवाल मानता हूं मैं इसको। तो कहां की गई? तो मराठा युद्ध में। अब देखिए, अब इसको थोड़ा अगर कॉमन सेंस से हम सॉल्व करने की कोशिश करें तो हम ऐसे कर सकते हैं, एंग्लो मराठा वार। तो मराठा कहां थे? अब जब भारत का मैप देखें आप, तो भाई पहाड़ी एरिया से मराठा का क्या लेना देना था, दूर दूर तक नहीं थे, यहां थे, ठीक है। हम कहें बर्मा की बात, बर्मा यहां कहीं बर्मा है। हम कहें गोरखाओं की बात, गोरखा यहां पहाड़ है यहीं आसपास, और ये है अफगानिस्तान इधर कहीं दूर। तो इन सब में मुझे जो पहाड़ी एरिया दिख रहा है, शिमला के आसपास हिल स्टेशन जैसा जो एरिया दिख रहा है, ये बेल्ट, इसमें ये मुझे एंग्लो और गोरखा युग ही दिखाई दे रहा है। तो इस हिसाब से मैं रीजनिंग, क्योंकि देखिए इस तरीके के सवालों में आप इंफॉर्मेशन की तो देखिए सीमा है, एक सीमा तक ही आप अपने अंदर इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन में थोड़ी रीजनिंग लगानी पड़ती है। तो रीजनिंग लगा के मैं इस आंसर तक पहुंचने की कोशिश करता हूं, तो मुझे सी आंसर मिलता है। मतलब मेरा दिमाग लॉजिक कहता है कि सी आंसर है, और एक्चुअल में मैंने ऐसे ही सॉल्व किया था, मुझे भी इसका आंसर नहीं पता था और मेरा आंसर ठीक निकला, ठीक। तो इसका आंसर होगा सी, ठीक। तो थोड़ा लॉजिक लगा के हम क्वेश्चन को सॉल्व करना, और हम ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे, दसों हजार क्वेश्चन सॉल्व करूंगा मैं आपके साथ, है ना। तो एक एक क्वेश्चन को कई बार हम इनके रिवीजन भी करेंगे। जब आपके एग्जाम होंगे उस टाइम पे हम मैराथन क्लास भी चलाएंगे, 8-8 घंटे की, 6-6 घंटे की, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आपका प्रीलिम्स जो है उसके निकलने की प्रोबेबिलिटी को तो मैं बढ़ाऊंगा, यहां आपसे ये वादा करता हूं। निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं है? कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं है? कैबिनेट मिशन में जो है 3 सदस्य थे, उसमें से एक नहीं है इनमें। देखिए, स्टेफर्ड क्रिप्स, ईवी अलेक्जेंडर और पैट्रिक लॉरेंस, ये तीनों सदस्य थे। ये जो थे रेडक्लिफ, भारत पाकिस्तान के बीच जो रेडक्लिफ लाइन है, उन्होंने ये डिजाइन की थी, है ना। तो ये कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सही अनुक्रम क्या है इन घटनाओं का, लगाते हैं इनको सही। तो पहला है रॉलेट एक्ट, कब आया? 1919 में आया। मार्ले मिंटो रिफॉर्म 1909 में। इल्वर्ड विल 1883। गांधी इरविन पैक्ट 1931। लगा दीजिए, 4 सबसे पहले आएगा, उसके बाद 3 आएगा, उसके बाद 1 आएगा, उसके बाद 2 आएगा, 4 3 1 2, 4 3 1 2, आंसर हो जाएगा बी, ठीक। अगला देखते हैं, 1848 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसने भारत में लोक निर्माण विभाग प्रारंभ किया? 1848 ईस्वी में लोक निर्माण, पीडब्ल्यूडी की स्थापना किसने की? अभी हमने एक क्वेश्चन देखा था, लॉर्ड डलहौजी ने पीडब्ल्यूडी की स्थापना की। इन्हीं के समय शिक्षा की शुरुआत होती है, इन्हीं के समय जो है डाक तार टेलीग्राफ सिस्टम की शुरुआत होती है, इन्हीं के समय रेलवे की शुरुआत होती है। पहली रेलवे लाइन जो है बंबई से थाने के बीच बिछाई गई थी, वो कब बिछाई गई थी? बंबई से थाने के बीच पहली रेलवे लाइन जो है 1853 में बिछाई गई थी, जब लॉर्ड डलहौजी गवर्नर हुआ करते थे भारत के। निम्नलिखित में से कौन सा उस संघ का सहभागी नहीं है जिसे बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने पराजित किया था? तो भाई बक्सर के युद्ध में एक तरफ लड़ रहे थे अंग्रेज और एक तरफ लड़ रहे थे 2 देशी रियासतों के राजा और एक भारत के मुगल शासक। तो भारत के मुगल शासक थे शाह आलम द्वितीय, शुजाउद्दौला अवध के नवाब थे ये, और मीर कासिम लड़ रहे थे। मीर कासिम जो था, इन्हें अंग्रेजों ने जो है पहले क्या कहें, वो बंगाल का नवाब बना दिया था, लेकिन बाद में जो है इनकी बनी नहीं, तो इनको हटा दिया गया था। तो ये भी लड़ रहे थे। तो तीनों जो लोग हैं वो अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ रहे थे, तीनों लोग आपस में मिलकर, तब भी हार गए। और जो मीर कासिम है ये इनमें शामिल नहीं थे, तो मीर जाफर शामिल नहीं थे। तो आंसर हो जाएगा इसका मीर जाफर, ठीक। वह कौन सा सैन्य अधिकारी था जिसने भारत में टीपू सुल्तान को तथा यूरोप में नेपोलियन बोनापार्ट को हराया?
और ड्यूक ऑफ वैलेंटाइन बना। अरे बहुत बहुत बढ़िया। तो आपको दो दो हिंट दिए, तीन हिंट दिए। ड्यूक ऑफ वेलिंगटन अगर आपको पता है, अगर आपको यह पता है कि नेपोलियन बोनापार्ट को किसने हराया, अगर आपको यह पता है कि टीपू सुल्तान को किसने हराया, तो तुम्हारा काम बन जाएगा। तीन तीन हिंट दिए। टीपू सुल्तान 1799 में टीपू सुल्तान को एंग्लो मैसूर युद्ध में कौन हराते हैं? लॉर्ड बेलेजली। लॉर्ड बेलेजली हराते हैं। उसके बाद मुझे इंफॉर्मेशन नहीं पता, लेकिन वहीं से मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। उसके बाद नेपोलियन बोनापार्ट को भी ब्लू वाटर की युद्ध में जो है बहुत खतरनाक तरीके से लॉर्ड बेलेजली हराते हैं, और अंतिम में जो है ड्यूक ऑफ वेलिंगटन कहलाते हैं। कौन? आर्थर बेलेजली जो है ड्यूक ऑफ वेलिंगटन कहलाते हैं। सारी इंफॉर्मेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, याद रखिएगा। कुछ भी जो मैं आपको बता रहा हूं, कुछ भी क्वेश्चन बन के आपके पेपर में आ सकता है, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपने क्लास पे ध्यान नहीं दिया, और ये देखिए ये आपके पेपर में क्वेश्चन आया है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। लॉर्ड डलहौजी द्वारा 1856 में किए गए अवध के समामेलन के फलस्वरूप सिपाहियों की आर्थिक अवस्था दुष्प्रभावित हुई। आर्थिक व्यवस्था दुष्प्रभावित हुई। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी द्वारा 1856 में किए गए अवध के समामेलन, मतलब अवध को ब्रिटिश शासन ने मिला लिया, तो सिपाहियों की आर्थिक अवस्था, बिल्कुल ठीक है। सिपाहियों को सैलरी कौन देता था? अवध प्रशासन, अवध राजा, अवध का जो नवाब था। अब उन्होंने, अंग्रेजों ने मिला लिया, तो अब उनको सैलरी नहीं मिल रही, तो आर्थिक स्थिति चरमरा जाएगी। सिपाहियों को अवध की उस भूमि पर जहां उनके परिजन रहते थे ऊंचे कर देने पड़ते थे। नहीं 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 नहीं, नहीं। अवध की भूमि, ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था। तो इसके ऑप्शन नहीं है ना, तो इसके ऑप्शन मान लीजिए केवल एक, केवल दो, है ना, एक और दो, दोनों, और नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस, ऐसे मान लीजिए। इसके ऑप्शन शायद मिसिंग हो गए। तो पहला स्टेटमेंट इसमें बिल्कुल ठीक है ना, ये ए है, ये बी है, ये सी है, और ये डी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, पहला ठीक है, दूसरा इसका गलत है। ठीक, जब लॉर्ड माउंटबेटन भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने, उस समय निम्नलिखित में से कौन पाकिस्तान के गवर्नर जनरल थे? तो भारत के गवर्नर जनरल माउंटबेटन थे, तो उसी समय मैंने आपको बताया था जिन्ना पाकिस्तान के गवर्नर जनरल थे। जिन्ना पाकिस्तान के थे। निम्नलिखित आयोगों और समितियों में से किस एक की नियुक्ति ब्रिटिश सरकार द्वारा जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए की गई थी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए बनाया गया था हंटर कमीशन, हंटर कमेटी बनाई गई थी। एक हंटर कमेटी 1882 में बनी थी एजुकेशन के लिए, एजुकेशन के लिए बनी थी, लेकिन ये हंटर कमेटी जो थी वो जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए बनाई गई थी। 8 सदस्यीय हंटर कमेटी थी ये। इसमें नहीं, 8 सदस्य नहीं थी, इसमें 8 ब्रिटिश सदस्य थे और शायद 5 जो थे भारतीय सदस्य थे। 13 सदस्यीय ये कमेटी थी। 1813 में पहले ब्रिटिश द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा उपाय भारतीय का आर्थिक रूप से शोषण करने के लिए नहीं अपनाया गया? अच्छा, तो कौन सा एक उपाय है जो शोषण करने के लिए नहीं अपनाया गया? 1813 से पहले ब्रिटिश द्वारा निम्नलिखित कौन सा उपाय भारतीयों का आर्थिक रूप से शोषण करने के लिए नहीं अपनाया गया? ठीक है, पढ़ते हैं। जहां भी संभव हो कच्चे माल के व्यापार पर एकाधिकार करना और उन्हें उच्च दरों पर बेचना। भारतीय कारीगरों को नियत मात्रा में नियत कीमत पर गुणवत्ता के उत्पाद उत्पादित करने के लिए बाध्य करना। मुक्त व्यापार नीति। भारतीय व्यापारियों को किसी भी तरीके से प्रतियोगिता से निष्कासन। तो देखिए 1813 से पहले आर्थिक रूप से शोषण के लिए नहीं अपनाएगा, मतलब शोषण तो कर रहे थे 1813 से पहले भारतीयों का, तो एक चीज नहीं कर रहे थे इनमें से, वो कौन सी चीज है? पढ़िए इस क्वेश्चन को, पढ़िए एक बार फिर से पढ़ते हैं। जहां भी संभव हो कच्चे माल के व्यापार पर एकाधिकार करना तथा उसे उच्च दरों पर बेचना। बिल्कुल, ये काम तो अंग्रेजों ने किया था भाई, इसमें कोई डाउट नहीं है। भारतीय कारीगरों को नियत मात्रा में और नियत कीमत पर गुणवत्ता के उत्पाद उत्पादित करने के लिए बाध्य करना। उनसे कहा कि ये होगा और ऐसी गुणवत्ता में होगा, ये भी बिल्कुल ठीक बात है। मुक्त व्यापार नीति, ऐसा कुछ भी नहीं था।
मुक्त व्यापार नीति, इससे संबंधित कोई भी चीज हमें देखने को नहीं मिलती, इसलिए आंसर होगा इसका सी। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ द्वारा अपशिष्ट शक्तियां निम्नलिखित में से किसको प्रदान की गई थी? अपशिष्ट शक्तियां, अपशिष्ट शक्तियां किसको दी गई थी? अपशिष्ट शक्तियां जो है गवर्नर जनरल को दी गई थी, गवर्नर जनरल को 1935 के एक्ट में। सिक्किम का भारत में विलय किसने किया? सिक्किम का भारत में विलय किसने किया? तो सिक्किम का जो है भारत में विलय जो है किसके द्वारा किया गया? सिक्किम, लॉर्ड हेस्टिंग, विलियम बेंटिंग, लॉर्ड डलहौजी और लॉर्ड ऑकलैंड। तो यहां देखें ऑप्शन में देखें तो 1840 के आसपास लॉर्ड ऑकलैंड गवर्नर जनरल हुआ करते थे और इन्हीं ने जो है सिक्किम का भारत में विलय किया। लॉर्ड ऑकलैंड इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचन मंडल का आरंभ किया? फिर से ये रिपीटेड क्वेश्चन है। पृथक निर्वाचन मंडल की शुरुआत हो जाती है 1909 भारत परिषद अधिनियम के अंतर्गत, ठीक, और 1919 में इसका और विस्तार होता है, जहां मुसलमानों के साथ ईसाइयों को और सिखों को भी पृथक निर्वाचन मंडल दिया जाता है या उनकी सीटें रिजर्व की जाती है। बेलेजली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस लिए की? बेलेजली जो थे उन्होंने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज खुलवाया और वो चाहते थे कि वह ब्रिटिश नागरिकों को, जो ब्रिटिश नागरिक थे, उनको भारत में प्रशासन के लिए प्रशिक्षित कर सकें। तो इसका आंसर होगा कि वह ब्रिटिश नागरिकों को भारत में प्रशासन के लिए प्रशिक्षित करना चाहता था, इसलिए उसने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। कहां की? कलकत्ता में। किसने की? बेलेजली ने की। बेलेजली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की, ठीक। डलहौजी की व्यवगत सिद्धांत के अंतर्गत विलय किया गया प्रथम राज्य कौन सा था? ये मध्य प्रदेश पीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। मैंने बोला ऑप्शन भी नहीं बदले हैं उन्होंने, सतारा, उस क्वेश्चन में भी ऑप्शन डी में सतारा था, यहां भी ऑप्शन डी में सतारा है। बहुत बढ़िया कॉपी करते हैं एमपीपीएससी वाले। व्यवगत सिद्धांत के अंतर्गत विलय किया गया प्रथम राज्य कौन सा था? ठीक, कौन था? सतारा। 1848 में किया गया था। 1853 में झांसी किया गया था। 1849 में जो है संबलपुर किया गया था। 1850 में जो है जैतपुर किया गया था, ठीक। ये इंफॉर्मेशन याद रखें। कौन एक शेरामपुर मिशन से संबंधित है था? शेरामपुर मिशन, ठीक है। शेरामपुर मिशन के बारे में आपको बता दूं, ये आपके लिए थोड़ी नई जानकारी हो सकती है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है और सामान्यतः किताबों में मिलती नहीं है। शेरामपुर मिशन क्या था? एक प्रकार का मिशन था जो ईसाई मिशनरियों के द्वारा स्थापित किया गया मिशन था, जो ईसाई या कहें बाइबल के सिद्धांतों को लोगों तक पहुंचाना चाह रहा था, जिसने बड़ी मात्रा में बाइबल का ट्रांसलेशन संस्कृत भाषा में, बांग्ला भाषा में, इंग्लिश में तो थी और कई स्थानीय भाषाओं में बाइबल का ट्रांसलेशन किया। तो इससे संबंधित कुछ व्यक्ति थे, इनको देखते हैं हम लोग। तो विलियम कैरी इससे संबंधित थे, श्रीरामपुर मिशन से। मार्क्समैन भी इससे संबंधित थे, विलियम वॉर्ड भी इससे संबंधित थे, तीनों व्यक्ति इससे संबंधित थे। ये जो नाम दिख रहा है आपको, डेविड हेयर, ये जो व्यक्ति थे, इन्होंने 1817 में जो है कलकत्ता में राजा राम मोहन रॉय के साथ मिलकर हिंदू कॉलेज की स्थापना की। हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय ने की। किसके सहयोग से? डेविड हेयर के सहयोग से। कब? 1817 में। कहां पे? कलकत्ता के अंदर, ठीक है। तो तीन ऑप्शन श्रीरामपुर मिशन से संबंधित है और एक जो व्यक्ति है डेविड हेयर, उनके बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी है। सारी इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, है ना, इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक लॉर्ड बेलेजली की सहायक संधि प्रथा के निर्बंधन एवं शर्तों में शामिल नहीं था? मतलब एक जो है वो सहायक संधि प्रथा को जस्टिफाई नहीं करता, सीधी सी बात है। ब्रिटिश अपने मित्रों की रक्षा करेंगे, हाँ ऐसा कहा था कि आप हमसे सहायक संधि कर लो, सब्सिडरी अलायंस कर लो, तो हम आपकी रक्षा करेंगे, ऐसा ब्रिटिश लोगों ने कहा था। मित्र अन्य शासकों के साथ समझौता करने और युद्ध करने भाग लेने के लिए स्वतंत्र है। भाई यही तो कहा था कि तुम हमसे सहायक संधि कर रहे हो तो तुम दूसरे राज्यों से हमारी परमिशन के बिना ना तुम युद्ध कर सकते, ना दोस्ती कर सकते, ना दुश्मनी कर सकते, ये नहीं कहा था। मित्र राज्य क्षेत्र में एक ब्रिटिश
सशस्त्र सैन्य दल तैनात रखेंगे? हाँ, उनके यहाँ एक ब्रिटिश दल रहेगा। मित्र को ब्रिटिश सशस्त्र सैन्य दल के रख रखाव के लिए संसाधन मुहैया कराने होंगे। और जिस राज्य में जैसे अवध है, अवध में अगर ये सेना रखेंगे तो उसकी सैलरी वगैरह भी अवध को ही देनी पड़ेगी, ऐसा कहा था। तो क्या नहीं कहा था कि भाई तुम कहीं भी युद्ध में भाग ले सकते हो या किसी से समझौता कर सकते हो, ये वाली बात नहीं कही गई थी। तो ये हमारे क्वेश्चन होते हैं खत्म। तो आज हमने जो है काफी सारे क्वेश्चन देखे, है ना, जो गवर्नर जनरल और वायसराय से संबंधित थे, है ना। थोड़ा सा लेक्चर लंबा हो सकता है क्योंकि इसमें क्वेश्चन की क्वांटिटी ज्यादा थी। जब ज्यादा क्वेश्चन आएंगे तो हम कोशिश करेंगे कि इसको 2 पार्ट में स्प्लिट करें। पहले मैंने ज्यादा डिटेल देने की कोशिश करी क्वेश्चंस में, लेकिन समय के अभाव के कारण और लेक्चर लंबा होने के कारण मैंने कोशिश की कि कम डिटेलिंग करूं। बट मेरी कोशिश अगली बार से ये रहेगी कि मैं क्वेश्चन भले ही कम लूं लेकिन डिटेलिंग ज्यादा करूं, ताकि आपके पास इंफॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा पहुंच पाए। तो मैं मिलता हूं आपसे अगले लेक्चर में, जहां मैं कोशिश करूंगा कि 50 से कम क्वेश्चन रहे एक टॉपिक के, ताकि हम डिटेलिंग ज्यादा कर सके, है ना। तो होपफुली आपको ये लेक्चर पसंद आएगा, आप आगे अपने दोस्तों में शेयर करेंगे और कमेंट करेंगे और मुझे मोटिवेट करेंगे आगे बढ़ने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।